देखो यहाँ से इस प्रॉब्लम को आज भी वही करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चंस। बताओ इसमें जो ये सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर का ये ग्रे कलर से आप जो देख रहे हो, ये इसकी एक फिक्स्ड एक्सिस है। ग्रे वाली एक फिक्स्ड एक्सिस है और एक पार्टिकल सिलेंडर पे आके कोलाइड हुआ और स्टिक कर गया इसके साथ, एम मास का वी वेलोसिटी से और सेंटर से डी डिस्टेंस ऊपर से। ठीक है, सिलेंडर के बारे में बोला गया है कि इनिशियली वो रेस्ट पे है और माउंटेड है ऑन द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सल, मतलब कि एक्सिस मूव नहीं कर सकती। क्या करेंगे बताओ आप लोग, कुछ हिंट करो। पार्टिकल स्टिक भी कर गया उसमें, स्टिक कर गया उसमें। यहाँ पर दिया है कि वो पार्टिकल कोलाइड करके सरफेस पर स्टिक कर गया। बताओ। सर फिक्स्ड एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। हाँ, क्योंकि जहां पर भी फिक्स्ड एक्सिस वाली बॉडी से कोलिजन होता है, थ्योरी में ये बताया गया है कि अगर कोई भी बॉडी फिक्स्ड एक्सिस पे है या क्लैंप है या हिंज है और कोई पार्टिकल आकर के उससे किसी भी टाइप का कोलिजन करे, वो चाहे इलास्टिक कोलिजन करे चाहे वो इनइलास्टिक कोलिजन करे, तो आप हमेशा जो एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन लगाते हो वो फिक्स्ड एक्सिस को अपना रेफरेंस पॉइंट मान करके और एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के रिलेटिवली सिस्टम का कंजर्व करा सकते हो। तो कितना एंगुलर मोमेंटम कोलिजन से पहले है अगर देखा जाए तो यार, कोलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम निकालें अगर MVD रिलेटिव टू सेंटर ऑफ दैट सिलेंडर, तो m इंटू उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी vi और सेंटर से उसकी वेलोसिटी की जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, तो सेंटर पॉइंट से वेलोसिटी की लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d और सिलेंडर स्टेशनरी है। और उसके बाद जब आफ्टर में कैलकुलेट करेंगे तब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आफ्टर में, क्योंकि आफ्टर में क्या हो रहा है कि वो पार्टिकल सिलेंडर से स्टिक भी हो रहा है। तो इट मीन्स कि सिलेंडर अपनी सेंटर पॉइंट के अबाउट ओमेगा से रोटेट तो करेगा, बट साथ में इसके सरकमफ्रेंस पर एक पार्टिकल भी स्टिक किया हुआ है स्मॉल एम मास का, और प्लस कैपिटल एम मास का ये सिलेंडर खुद का है। तो यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे आफ्टर में, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप। एक एंगुलर मोमेंटम आप सिलेंडर का अलग से कैलकुलेट कर लो और एक एंगुलर मोमेंटम आप उस पार्टिकल का अलग से कैलकुलेट कर दो। तो सिलेंडर का तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट लिखेंगे, बिकॉज जब सिलेंडर को हम सिर्फ सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा है, और जब कोई भी बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम सिर्फ आई इंटू ओमेगा लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर एम आर स्क्वायर बाई टू सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और पार्टिकल को अलग से जब लिखेंगे तो एम क्योंकि ये पार्टिकल सिलेंडर के सरफेस पर स्टिक हुआ है तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट की डायरेक्शन में चली जाएगी। स्टिक होने के बाद पार्टिकल सिलेंडर की सरफेस पर टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वेलोसिटी इक्वल टू आप निकाल सकते हो आर इंटू ओमेगा करके, यानी कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पर यूज करेंगे एम इंटू आर ओमेगा वेलोसिटी, और क्योंकि वेलोसिटी अब टेंजेंट के अलॉन्ग है तो सेंटर से इस पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना वो रेडियस के इक्वल बन गया, एम से इंटू आर और कर लेंगे और इनको कंजर्व करके ओमेगा निकाल सकते हो, मतलब एल इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल। समझ आ गया आपको ये चीज? यस सर। यस सर। yes sir ठीक है, ओके जी। इसके अलावा बी पार्ट वैसे ही पूछा गया, क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी यहाँ पर? no sir नो रीजन सर। रीजन रीजन inelastic इलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इसका आंसर नो हो गया, कुछ लॉस होगा एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस फिगर को देखो, इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है बी बाई सी डायमेंशन का ब्लू कलर से, और ये v1 वेलोसिटी से लेफ्ट साइड जा रहा था। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो सरफेस पॉइंट ओ है वो हल्का सा उठा हुआ है, मतलब जिस सरफेस पे वो चल रहा था वो सरफेस पॉइंट ओ पर स्लाइटली एक स्टेप हो गया है, थोड़ा सा स्टेप उठ गया वो, और मतलब एक कोना टाइप का आया जिस कोने से ये बॉक्स कोलाइड करके और फिर टॉपल कर गया। मतलब ये बॉक्स ट्रांसलेट कर रहा था, अचानक से इसका लोअर एज जो होगा सबसे नीचे वाला कॉर्नर ये पॉइंट ओ से टकराएगा और फिर ये पलट जाएगा इसके अराउंड। ठीक है, तो
तो अब इसमें हाँ, तो इसमें ये बताना है कि मिनिमम वेलोसिटी v1 बताओ पहले कितनी होगी, मतलब ये ब्लॉक कम से कम कितनी वेलोसिटी से चले ताकि जब ये पॉइंट ए से कोलाइड करे तो ये पूरा पलट जाए, मतलब जैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल ओरिएंटेशन पर आ जाए, मतलब इसकी बी वाली डायमेंशन ग्राउंड पे आ जाए और जो सी वाली डायमेंशन ग्राउंड के पैरेलल थी वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब पूरा 90 डिग्री घूम जाए। ये करने को दिया जा रहा है। इसके लिए v1 कम से कम कितना होगा? प्रॉब्लम क्लियर हो गया आपको? यस सर। है ना? यस सर। चलिए, तो फटाफट इसको देखते हैं क्या करना चाहिए इसमें यार। वैसे आप लोग सजेस्ट करो, आपको अगर कुछ आइडिया लग रहा तो, ताकि ये भी मालूम चले। सर वो पॉइंट के अबाउट मतलब जो V1 है सर, उसका जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, सर वो टोटल उठ गया है सर, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा रहे हैं, मतलब mgh नहीं, इक्वल टू। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व अभी नहीं होगी, सुनो। वो तो पूछा है आगे। आगे तो पूछा है परसेंटेज एनर्जी लॉस। इस क्वेश्चन को 2 फेज में डिवाइड करेंगे। पहला फेज आप कोलिजन का लेंगे और उसके बाद कोलिजन के बाद वाला फेज अलग कंसीडर करिए। तो फेज 1 जिसमें ये बॉडी कोलाइड करेगी, कोलिजन। तो इसमें 2 चीजें कंसीडर करो, एक सिचुएशन लो आप कोलिजन से जस्ट पहले वाली, और एक सिचुएशन आप कंसीडर करें कोलिजन के जस्ट बाद वाली। तो कोलिजन के जस्ट बाद में जब ये पॉइंट ओ से कोलाइड करेगा तो पॉइंट ओ के अबाउट ये रोटेशनल मोशन में चला जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट ओ से स्ट्राइक कर रहा है वो पॉइंट तो स्टेशनरी हो जाएगा। ओ एक ऑब्स्टिकल का पॉइंट है, तो यहाँ जो ऑब्स्टिकल वाला पॉइंट है यानी कि कॉर्नर ऑफ द बॉक्स, वो कॉर्नर स्टे कर जाएगा वहीं पर, और पूरा बॉक्स उस कॉर्नर के अबाउट रोटेट कर जाएगा जैसा फिगर में दिखाया हुआ है। तो आप इसमें पहले ओमेगा कैलकुलेट करेंगे कोलिजन के जस्ट बाद वाला, तुरंत बाद वाला। जैसे ही कोलिजन हुआ उसके तुरंत बाद कितना ओमेगा आएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। तुरंत बाद वाला। ये जो डॉटेड फिगर्स बनाई गई है ना, ये मल्टीपल फेजेस दिखाए गए हैं कि टकराएगा और धीरे धीरे रोटेट करके फिर वो 90 डिग्री उठेगा। तो पहले कोलिजन के जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, और वैसे भी कोलिजन के न्यूमेरिकल्स में जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर को ही लिया जाता है हमेशा, ताकि टाइम इंटरवल छोटा रहे और ग्रेविटी और बाकी की फोर्सेस के इंपल्स को नेग्लेक्ट किया जा सके। इसीलिए कोलिजन में जब भी आप मोमेंटम कंजर्व कराते हो तो आप ड्यूरेशन काफी स्मॉल रखते हो, ताकि mg नॉर्मल रिएक्शन या और कोई फोर्सेस को हम इग्नोर कर पाए उस कम ड्यूरेशन के लिए, और सिर्फ कोलिजन वाली फोर्स को ही कंसिडर करा जाता है, क्योंकि कोलिजन वाली फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड की आती है। अब यहाँ पर हम ग्रेविटी वगैरह को इस स्मॉल ड्यूरेशन के लिए नेग्लेक्ट कर देंगे, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए ग्रेविटी को इग्नोर करके, और हम ये कहेंगे कि जो बॉडी कोलाइड होगी वो पॉइंट ओ से कोलाइड करेगी, तो जो भी इंपल्स यानी कि फोर्स जनरेट होगा वो सिर्फ पॉइंट ओ पर जनरेट होगा। तो जो भी इंपल्सिव फोर्सेस आएंगी वो पॉइंट ओ से ही आएंगी। तो अगर मैं पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूं बाय द इंपल्सिव फोर्सेस, एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप इस टाइम पर ग्रेविटी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इंपल्सिव फोर्सेस की टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट 0 है, क्योंकि सारा का सारा इंपल्स पॉइंट ओ से मिलेगा, सारी की सारी फोर्सेस पॉइंट ओ से आएंगी। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर पॉइंट ओ के अबाउट इस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आप कंजर्व कराओगे, क्योंकि टॉर्क 0 है वहां पर। अब इसमें पॉइंट ओ के रिलेटिवली पहले कितना एंगुलर मोमेंटम है? तो कोलिजन होने से पहले तो ये बॉडी ट्रांसलेट हो रही थी, तो ट्रांसलेशन के टाइम पर जब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो आप लिखोगे मास m, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v1, और सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी की जो लाइन बनेगी उस लाइन का पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस C by 2. c/2 B b by by 2 2 sir, b B by by 2 2. b by 2 b by 2 ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास देखा जाता है। ट्रांसलेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम अगर आपको लिखना है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन चेक करके m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू, उसके बाद बॉडी पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट करने लगी, तो हम रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे आई इंटू ओमेगा का। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे अब वो क्या रखोगे? जो एक्सेस पॉइंट ओ से पास होगी उस एक्सेस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा? तो सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट होती है m by 12 l square plus b square, हाँ और फिर हाफ डायगोनल ऐड कर देंगे। हाँ, वैसे भी हाँ याद कर लो, या फिर ये याद होना चाहिए वैसे कि जो एज होता है ना, एज के अबाउट अगर एज से एक्सेस पास होती है कभी भी, तो इसका आंसर आपको बताया गया है लेमिना के केस में 1/3 m
और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखते हो आप लेमिना का उसके एज के अबाउट। ये सर स्क्वायर का तो 2/3 होता है ना सर, वैसे ही होता हाँ, तो बी और सी बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 2/3 आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेन इसमें प्रॉब्लम था, जिस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने लिया था, क्योंकि ये जल्दी स्ट्राइक नहीं करता। एक रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉर्नर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो लेमिना के परपेंडिकुलर हो 1/3 m बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ओमेगा। इससे ओमेगा आप कोलिजन के तुरंत बाद वाला निकालोगे, कोलिजन के जस्ट बाद वाला। अब इसके बाद क्वेश्चन का सेकंड फेज होगा। क्वेश्चन का सेकंड फेज ये होगा जिसमें ये बॉडी अब 90 डिग्री से टर्न करेगी। तो यहां पर हमको क्या करना है कि जो सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का है फिलहाल वो ग्राउंड से b/2 डिस्टेंस पे है, और जब ये पूरा वर्टिकल हो जाएगा, फाइनल स्टेट में आ जाएगा अपने, तो वही सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से c/2 डिस्टेंस पे ऊपर होगा। यानी सेंटर ऑफ मास को हाइट, सेंटर ऑफ मास की हाइट बढ़ानी है। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास की हाइट बढ़ानी है मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है, तो इसका मतलब कोलिजन के बाद जो एंगुलर वेलोसिटी आई है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम में जनरेट हुई है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो एक सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि उसको हम सेंटर ऑफ मास को रेज करने में यूज कर पाए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज कर पाए। मतलब कि एम जी, और जितनी हाइट से इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर उठेगा, तो पहले इसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट b/2 है, और जब ये पूरा वर्टिकली खड़ा हो जाएगा तब उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट c/2 हो जाएगी। यानी कि जो हाइट उसने उठा है, लिफ्ट किया है, वो c माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। मतलब कोलिजन के बाद इतनी एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे कि सेंटर ऑफ मास को हम मूव करके ग्राउंड से ऊपर ले जा पाए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो पहला फेज है कोलिजन का, वहां पर लॉस है एनर्जी का, क्योंकि वो एक इनइलास्टिक कोलिजन है। यहां पर तो एनर्जी लॉस हो गई, लेकिन जितनी एनर्जी कोलिजन में लॉस हो गई उसके बाद जो एनर्जी बची वो अब आगे कंजर्व रहेगी। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? कोलाइड, हाँ जी, कोलाइड करते वक्त कुछ एनर्जी लॉस हो गई, लेकिन अब जो बची कोलिजन के बाद, जितना भी बचा एनर्जी, वो एनर्जी अब आगे लॉस नहीं होगी। यानी सेकंड फेज में जहां पर ये बॉडी 90 डिग्री टर्न कर रही होगी, वहां पर हम एनर्जी को कंजर्व करा देंगे। और क्योंकि हमें मिनिमम वेलोसिटी पूछी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि फाइनल जब ये बिल्कुल वर्टिकल होगा तब ओमेगा की वैल्यू लगभग 0 हो चुकी होगी, यानी इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी। अब ये एज्यूम करके करेंगे। यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐसा ही पुट करोगे, 1/3 m b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 उठा करके यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाएंगे, और ओमेगा की वैल्यू जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कैलकुलेट करी है वो यूज कर देंगे, ओमेगा को भी यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मालूम चल जाएगा कि v1 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या बनेगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, पूछो। सर ये जो इंस्टेंटेनियस जो हम लोगों ने ओमेगा निकाला है वो इम्पल्सिव फोर्स को जीरो करके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके, हम्म सर तो ये तो इंस्टेंटेनियस है और यहीं पे एनर्जी लॉस भी हो रही है। सर तो हम्म। जो दूसरा वाला स्टेप है सर, तो उसमें हम लोग सेम ओमेगा कैसे रख सकते हैं? कैसे सेम सेम? सर ओमेगा सेम कैसे रख सकते हैं? नहीं, ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन है। एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस तो नहीं होगा, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन में थोड़ा सा तो टाइम इंटरवल है, नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल है। यस सर। तो हमने इंस्टेंटेनियस कहाँ रखा है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा आपका क्वेश्चन भाई। सर एक्चुअली जो एनर्जी लॉस हो गई है सर हम्म फर्स्ट फेज ऑफ कोलिजन में, हम्म। सर तो उसके बाद जो ओमेगा आएगा वो तो इनिशियल ओमेगा से डिफरेंट आएगा ना सर? नहीं, तो ये जो मैं ओमेगा लिख रहा हूँ ये कोलिजन के ओवर होने के बाद का है, ड्यूरिंग कोलिजन थोड़ी लिख रहा हूँ कि जैसे ही कोलिजन ओवर हुआ, कोलिजन के खत्म होने पर ये ओमेगा बचा हमारे पास। ओके सर, ओके सर। हाँ, ड्यूरिंग कोलिजन का ओमेगा नहीं निकाला मैंने। मतलब मान लीजिए कोलिजन जो है वो 10⁻⁻² सेकंड्स का हुआ, तो जब 10⁻² सेकंड्स हो गए तब इस बॉडी की ओमेगा निकाल ली हमने, और उसके बाद यस से सर, हम कह रहे समझ हैं गए सर, कंजर्व। ठीक है। हाँ, उसके बाद से कंजर्व कराएंगे। अब इन्होंने एक पार्ट और पूछा है ना कि फाइंड द परसेंटेज एनर्जी लॉस एन जब बी और सी बराबर हो जाएंगे, मतलब बी और सी को इक्वल लेकर के ये कह रहे हैं कि बताइए कितने परसेंट ऑफ एनर्जी कोलिजन में लॉस हो गई है।
तो कोलिजन में एनर्जी लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे ना, फेज 1 में, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी अगर हमें निकालना हो ड्यूरिंग कोलिजन, तो आप ये निकालो, कोलिजन से पहले ये बॉडी ट्रांसलेट हो रही थी तो इसकी एनर्जी थी हाफ एम वी वन स्क्वायर। कोलिजन के बाद ये बॉडी रोटेट कर रही है तो इसकी एनर्जी हाफ। अब क्योंकि बी और सी बराबर लेने हैं मेरे को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब बन जाएगा इसका 2/3 m इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा भी कितना बनेगा, अगर हम बी और सी को इक्वल लेके चल रहे हैं, इफ बी इक्वल टू सी, तो ओमेगा की जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर, वो आप एक बार वेरीफाई करना, वैल्यू ऑफ ओमेगा बनेगी यहाँ 3VB/4 3v1 3V4/b 4b। ये क्वेश्चन जेई के ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, लेकिन उसमें सिर्फ ओमेगा पूछा था। जेई का 2000 या 2002 के नियर अबाउट ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें सिर्फ इन्होंने कहा था कि ओमेगा बता दो कितना होगा कोलिजन के बाद। यस सर आया था। हाँ, तो हाँ, कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर। चेक करके बताओ ये कितना फ्रैक्शन बन रहा है, कितने फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस हुई है यहाँ पर, मतलब परसेंटेज लॉस कितना हुआ है यहाँ पर, इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज लॉस आ जाएगा। नहीं बच्चा, कितना बनेगा 393/16। कुछ आंसर नहीं आ रहा सर 62.5 मतलब 50/8 आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ऐसे कुछ 5/8 करके फ्रैक्शन में। yes sir 62.5%। हाँ 62.5। ठीक है, चलो जी जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। अभी कोलिजन्स के ही क्वेश्चंस आज हैं, मतलब मैक्सिमम तो कोलिजन के ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कई सारे क्वेश्चन आसान भी हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े नए भी हैं। इसमें क्या करेंगे यार, यहाँ पर रॉड सेंटर पॉइंट पर क्लैंप है, पॉइंट ओ पर क्लैंप है और ऊपर से एक मास जा करके स्ट्राइक कर गया और इससे स्टिक कर गया। ये रॉड सेंटर पॉइंट ओ पर क्लैंप है और ऊपर एक स्मॉल एम मास पार्टिकल इसके टॉप एंड पर कोलाइड होता है और कोलाइड करके स्टिक कर जाता है और ये पूरा सिस्टम ओमेगा से रोटेट कर गया है, जिसके ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, बट किसके अबाउट कंजर्व कराते हैं? सर जो एंगुलर फिक्स मोमेंटम पॉइंट है ओ ओ, क्या और किसी पॉइंट के अबाउट भी करा सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अलावा कोई और पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं? न्यूमेरिकल में तो हम ओ के अबाउट करा देते हैं, बट थ्योरी वाइज पूछा जाए कि कैन वी यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू सम अदर पॉइंट? सर ग्राउंड पॉइंट पे ओ के नीचे वाला। हाँ, मतलब ओ के नीचे नहीं वाला सर उसके सर नहीं होगा अलावा। क्योंकि हिंज सर रिएक्शन आ इसमें जाएगा। कोई ये सर मतलब सर इसमें सर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा ना टॉर्क जीरो होगा सर, तो हम लोग ओ के अबाउट कंजर्व करवा नहीं है और किसी जब के ओ से साथ। हिंज रिएक्शन पास होगा तो उसका टॉर्क फिर आ नहीं रहा है, हाँ, तो किसी और क्योंकि पॉइंट पे अबाउट होगा तो हिंज रिएक्शन आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो हाँ बिल्कुल होता क्या है ना कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि जो dl/dt आप कहते हो, वो एक्चुअल में होता है टॉर्क, जिसको हम r क्रॉस f कहते हैं। तो आप कैपिटल एल को कांस्टेंट कब कह रहे हो? अगर कैपिटल एल को कांस्टेंट कहना है मतलब कि राइट हैंड साइड जीरो आना चाहिए। अगर हमें कैपिटल एल को कांस्टेंट करना है मतलब कि डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए, यानी कि r क्रॉस f जीरो होना चाहिए। तो ये दो ही तरीके से हो सकता है, या तो f जीरो हो या फिर r जीरो हो या फिर दोनों पैरेलल हो। तो इस क्वेश्चन में फोर्स जीरो नहीं आएगी, क्योंकि जब ये कोलाइड करेगा तो पॉइंट ओ जहां पर इसको क्लैंप कर रहे हो, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी, हिंज की फोर्स। तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स पॉइंट ओ पर है, यानी कि फोर्स वाला टर्म हमारे लिए नॉन जीरो हो गया। हिंज की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, एक नॉन जीरो फोर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो फिर हमें टॉर्क को जीरो करने के लिए आर को जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब जहां पर फोर्स लग रही है उसी पॉइंट को अपना रेफरेंस मान लेते हैं, ताकि आर जीरो हो जाए, टॉर्क जीरो हो जाए और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि पॉइंट ओ को ही अपना रेफरेंस मान लेते हैं और पॉइंट ओ के अबाउट जितना एंगुलर मोमेंटम पहले है उतना ही एंगुलर मोमेंटम बाद में भी होगा। और पॉइंट ओ के अबाउट पहले कितना एंगुलर मोमेंटम है, तो m इंटू वी आई, और पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि d/2। कोलिजन होने के बाद अगर हम पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखें तो इसको भी हम स्प्लिट करके निकालेंगे,
रॉड के एंगुलर मोमेंटम को हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे आई ओमेगा वाले फॉर्मूले से, ml²/12 इंटू ओमेगा, और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम सेपरेटली कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। पार्टिकल की जो वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी d/2 ओमेगा। हाँ, d/2 ओमेगा। तो मास इंटू उसकी वेलोसिटी d/2 इंटू ओमेगा, और फिर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ओ से d/2। तो इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके ओमेगा डायरेक्टली निकाल सकते हो पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, ओमेगा डायरेक्ट आ जाएगा इसमें थ्रू, इसमें और कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है आपको। ए पार्ट। बी पार्ट, इसमें भी कह रहे हैं कि लॉस कितना हुआ हमें, तो फ्रैक्शनल लॉस जहां पर भी निकालना वो होगा निकाल लेंगे हम लोग। आ जाएगा ना। मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ फटाफट। यस सर। इनिशियल एनर्जी हाफ है में VI² माइनस बाद में हाफ दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर लेते हैं, तो ml²/md²/12 रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया md²/4 टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई इंटू बाद वाला ओमेगा का स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी फ्रैक्शनल लॉस। क्या इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? नहीं सर, हिंज फोर्स की वजह से नहीं होगा। हिंज फोर्स। हाँ, तो लीनियर मोमेंटम इस क्वेश्चन में कंजर्व नहीं होगा, रीजन बिंग हिंज की वजह से एक्सटर्नल फोर्स आ रही है। तो अगर कोई पूछे कि कितना फोर्स आया होगा उसमें, अगर हम ये मान लें कि जो कोलिजन है वो डेल्टा टी टाइम का था, कोलिजन की जो ड्यूरेशन थी वो डेल्टा टी थी, मान लीजिए कोलिजन ड्यूरेशन वाज डेल्टा टी, और अब आपसे कहते हैं कि बताइए कोलिजन के टाइम पर इसे हिंज ने कितनी फोर्स लगाई थी, कौन से डायरेक्शन में लगाई थी, क्या मैग्नीट्यूड था उसका, किसका चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय किसका डेल्टा टी। किसका हाँ, मतलब फोर्स बाय हिंज निकालने के लिए आप चेंज ऑफ मोमेंटम निकालोगे, न्यूटन लॉ यूज करेंगे, तो चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम तो करेंगे, बट मोमेंटम चेंज निकालेंगे किसका? सर एम पार्टिकल का सर। एम मास का सर। पार्टिकल का, सिस्टम। हाँ सिस्टम का, पार्टिकल का नहीं निकालेंगे आप, पूरे पूरे सिस्टम का चेंज निकालेंगे। हाँ जी, पूछो जो डाउट है तो। सर फर्स्ट पार्ट को हम लोग टॉर्क वाली इक्वेशन से नहीं कर सकते? कैसी इक्वेशन बताओ, कौन सी टॉर्क वाली इक्वेशन? सर वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू आई अल्फा। उसमें अल्फा आ जाता है। नहीं वो कर सकते हो बच्चा, तो लेकिन v बाई आर। नहीं, उसको भी कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, बट हम क्या होता है ना कोलिजन्स में प्रेफर ये करते हैं कि कंजर्वेशनल लॉ लगाएं, क्योंकि ये फास्ट मेथड है, होने को तो उससे हो जाएगा जो आप बोल रहे हो, बट क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा फास्ट है, जल्दी आंसर आ जाता है, इसलिए कंजर्वेशनल लॉ यूज करना हम ज्यादा पसंद करते हैं भाई, जल्दी आंसर आते हैं। ओके सर। हाँ जी, सर जैसे फर्स्ट क्लास में हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर कोई मतलब सिग्निफिकेंट मास है, मतलब जिसके ऊपर डायमेंशन है, तो जब वो स्टिक करेगा ऊपर तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम उस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करवाएंगे ना? नहीं वो कंजर्व करने थोड़ी किया था हमने, वो तो हमने सिर्फ कैलकुलेट किया था। सर अगर जैसे छोटे से मास की जगह अगर कोई पेयर आता तो जो सेंटर ऑफ जो जैसे ओ पॉइंट है, तो यहाँ पे पार्टिकल का तो m इंटू वहाँ पे जो वेलोसिटी है ओमेगा r इंटू द डिस्टेंस यहाँ से निकाल दिया, बट अगर इसी सिचुएशन में अगर कोई स्पीयर हो तो वहाँ पर सर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज कर जाएगा? नहीं वो तो चेंज तो पार्टिकल के केस में भी कर जाएगा, पार्टिकल भी स्टिक करेगा तो सिस्टम का तो सेंटर ऑफ मास कहीं और चला जाएगा, तो कोई भी पार्टिकल हो चाहे स्फीयर हो, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो बदल गया, वो तो ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्या इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कराएंगे, क्योंकि जब ये कोलिजन हो रही है तो पॉइंट ओ एक फोर्स लगा रहा, कोई पॉइंट ओ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ मास बदल रहा नहीं बदल रहा, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है नहीं निकालना है, ये तो सेकेंडरी पॉइंट है ना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कैपिटल एल को कांस्टेंट करने के लिए आपको आर क्रॉस एफ को जीरो करना है, मतलब कुछ भी करके आर क्रॉस एफ जीरो लाओ। तो आप ऐसा कोई पॉइंट चूज करें ना जिससे कि जो आर है वो या तो एफ के पैरेलल हो या फिर आर की वैल्यू जीरो हो जाए। अब क्योंकि हमको ये तो मालूम नहीं है कि हिंज का फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है,
पहले से तो मालूम नहीं कि हमें हिंज की फोर्स की क्या डायरेक्शन बन रही होगी। तो हम क्या करते हैं, हम जानबूझ करके हम ऐसा पॉइंट चूज कर लेते हैं जिसमें कि हमारा r 0 हो जाए, मतलब कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देख लेंगे। तो RHS r क्रॉस f0 dl by dt 0, तो हम कह देंगे कि L कांस्टेंट रहेगा। आप जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट कह रहे हैं ना, उसको भी मैं भी एक्सप्लेन करेंगे। वो उन केसेस में यूज करते हैं जहां पर बीच में क्लैंप नहीं होना चाहिए। ओके सर, मतलब इस हाँ कंडीशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क आ जाएगा, उसकी वजह से वहाँ कंजर्व नहीं कर पा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिंज की फोर्स का सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आएगा, जिस वजह से एंगुलर मोमेंटम वहां कंजर्व नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिक पॉइंट है जहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ओके सर। हाँ, वो क्लैंप पॉइंट है। और हिंज की फोर्स निकालने के लिए चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टाइम। अब लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कितना चेंज हुआ, तो कोलिजन के बाद सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, सिस्टम के अंदर अब दो कंपोनेंट्स हैं, एक कैपिटल एम मास है और एक स्मॉल एम मास है। तो एक कैपिटल एम का लीनियर मोमेंटम, तो कैपिटल एम का लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए कैपिटल एम को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल एम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से। और कैपिटल एम मतलब रॉड का मास, और रॉड का सेंटर तो क्लैंप है, तो कैपिटल एम के पास जीरो मोमेंटम, प्लस स्मॉल एम भी पार्ट ऑफ सिस्टम है, स्टिक कर चुका है, तो स्मॉल एम और वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि वो निकालोगे ओमेगा इंटू डी बाई टू करके, आर ओमेगा वाले फॉर्मूले से, माइनस कोलिजन से पहले हमारे पास सिर्फ इस पार्टिकल का मोमेंटम था, यानी कि m इंटू वी आई, और डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, यानी कि डेल्टा टी। तो मतलब हम लोग एक स्पेसिफिक वेलोसिटी ले सकते हैं ना जहाँ पर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा, लीनियर। नहीं बच्चा, इस क्वेश्चन में कैसे होगा? अच्छा हाँ सर, ओमेगा भी तो डिफरेंट आ रहा है सर। लीनियर मोमेंटम तो क्लैंप के केसेस में कंजर्व आएगा ही नहीं, आएगा, कभी नहीं आएगा। बहुत ही स्पेशल केस होता है वो जहां पर कंजर्व हो जाता है। क्लैंप के बावजूद भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, बट बहुत ही यूनिक केस है वो, जनरलाइज नहीं करेंगे उसको। जनरलाइजेशन में आपको क्या करना है कि अगर कोई रिजिड बॉडी पहले से क्लैंप यानी हिंज है और उसके साथ किसी भी पार्टिकल का कोलिजन है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए दो बातें ध्यान रख लो। जिस पॉइंट पर बॉडी क्लैंप है उस पॉइंट के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वाला कंजर्व करा दीजिए। और क्योंकि यहाँ तो बॉडी स्टिक कर गई है, तो कोई और अननोन तो है नहीं हमारे पास। अगर ये बॉडी स्टिक नहीं होती तो फिर हम एक और इक्वेशन लगाएंगे, वो भी अभी सिखाएंगे आपको, वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। बट यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल ओमेगा था, सिंगल इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जो हिंज फोर्स लगा रहा होगा वो किस तरफ लगा रहा होगा, आप बता सकते हो? ये फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी? पॉइंट ओ पर जो हिंज है वो राइट साइड फोर्स लगाएगा या लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा? मतलब ये जो एफ हिंज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? सर लेफ्ट साइड हो जाएगा। हाँ, क्या आर्ग्यूमेंट देंगे? उसका आर्ग्यूमेंट क्या सर देंगे? अगर क्लैम्प नहीं होता तो मतलब ये चीज जो पूरा पूरा सिस्टम होगा वो फ्रंट साइड पे मूव करता। बिल्कुल तो अब जब नहीं कर रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड ही कर रहा है, फोर्स लगा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। कि अगर ये मास टकराता, अगर हमने क्लैंप ना लगाया होता तो इसका सेंटर आगे बढ़ गया होता, सेंटर ऑफ रॉड फॉरवर्ड चला गया होता। अब वो फॉरवर्ड नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब है कि कोई उसको पीछे की तरफ पुल कर रहा होगा, यानी हिंज की फोर्स बैकवर्ड आई होगी। क्या इस क्वेश्चन में ये भी स्टेटमेंट कह सकता हूं? देखो, रिसर्च बहुत जरूरी है क्वेश्चंस के अंदर। क्या हम ये स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि कोलाइड करते वक्त जितना फोर्स ये पार्टिकल रॉड पर राइट साइड लगाएगा, क्योंकि कोलिजन होगी तो पार्टिकल रॉड के ऊपर राइट साइड फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स हिंज लेफ्ट साइड भी लगाएगा? क्या ये स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है कि जितना फोर्स पार्टिकल रॉड पर लगाएगा टॉप एंड पे, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हिंज लगाएगा रॉड के ऊपर, या उससे ज्यादा लगाएगा या उससे कम लगाएगा? तीनों बातें हो सकती हैं। और ये नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, नॉन सर कैलकुलेटिव। कम लगाएगा।
सर वो बराबर नहीं लगाएगा सर। क्वेश्चन सुन लो आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन नॉन कैलकुलेटिव हैं और जेई वालों की नजर बहुत रहती है ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। वो आपके किए हुए क्वेश्चंस में ही कुछ ना कुछ ढूंढ लाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लाएंगे जो आपके लिए नया बन जाएगा। सर बराबर होगा। क्यों बच्चा? सर एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रॉड का भी 0 ही है। हाँ जी, परफेक्ट। रॉड का तो सेंटर एक्सेलरेट नहीं हुआ ना यार। रॉड का सेंटर ऑफ मास पहले भी 0 वेलोसिटी पे था, रॉड का सेंटर ऑफ मास अभी भी 0 वेलोसिटी पे है। रॉड के सेंटर की बात कर रहे हैं, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहे हैं। तो रॉड का सेंटर पहले भी 0 वेलोसिटी, रॉड का सेंटर बाद में भी 0 वेलोसिटी, यानी जब रॉड के सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं, तो न्यूटन लॉ के हिसाब से रॉड के ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। और रॉड के ऊपर नेट फोर्स तभी 0 हो पाएगी जब जितना फोर्स पार्टिकल ने रॉड पर फॉरवर्ड लगाया है उतना ही फोर्स हिंज रॉड के ऊपर बैकवर्ड लगाए, न कम न ज्यादा। आ रहा है आपका आर्ग्यूमेंट समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है ये? आ गया सर। यस सर। तो ये नॉन कैलकुलेटिव था, मैंने कहा दिमाग लगाने वाला है पॉइंट्स। और ऐसे ना जेई में कई सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके की थिंकिंग डेवलप कर लो तो कई सारे ऑप्शंस बिना कैलकुलेशन के ही गायब हो जाते हैं। हाँ, अगर क्लैंपिंग सेंटर पे नहीं होती, कहीं और होती, रॉड की क्लैंपिंग सेंटर की बजाय किसी और पॉइंट पे किया होता तो कहानी कुछ और होती। यहां पर तब हिंज का फोर्स और पार्टिकल का फोर्स रॉड के ऊपर अलग अलग आ रहे होते। फिर अभी आप इस बात से तो कन्विंस हो कि सेंटर पे अगर रॉड क्लैंप है और फिर किसी पार्टिकल ने कोलाइड किया है तो पार्टिकल जितनी ताकत से रॉड को हिट करेगा उतनी ही ताकत से हिंज भी रॉड पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास पहले भी 0 वेलोसिटी पर, रॉड का सेंटर ऑफ मास बाद में भी 0 वेलोसिटी पर। यस सर। पॉइंट क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें ये रॉड कहीं से भी क्लैंप नहीं है, लेकिन इस रॉड का हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। इसका ध्यान देना, थोड़ा डायग्राम को ब्राइट करके दिखाते हैं आपको। ये जो रॉड है पहले से हॉरिजॉन्टल मोशन में है और एक पार्टिकल वाई डायरेक्शन से जाकर के हिट कर रहा है, मतलब कोलिजन इन 2 डायमेंशन। मोशन ऑफ रॉड हॉरिजॉन्टल और पार्टिकल का मोशन वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, और L/4 डिस्टेंस पे जाकर के इससे कोलाइड हो गया और स्टिक भी हो गया, उसके साथ स्टिक कर गया वो। तो फाइनल लीनियर और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार विथ इट्स एम्बेडेड पार्टिकल, मतलब जब वो पार्टिकल उसमें चिपक गया तो जो नया सिस्टम बनेगा उसकी फाइनल लीनियर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों निकालनी है मेरे को। देखो, इसके अंदर कोई क्लैंपिंग नहीं है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब कोई क्लैंप नहीं होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं यहाँ पर। तो आपके पास कंसेप्ट्स क्या क्या बने, ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे और दोनों डायमेंशंस में कंजर्व कराएंगे। यानी लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व होना चाहिए और लीनियर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व होना चाहिए। तो इस बिहाफ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, पहले तो इसी को डन कर देते हैं और आप अपनी थ्योरी बिल्डअप करते रहना कि बिना क्लैंप वाली बॉडी से जब भी कोई कोलिजन होगा, इसका मतलब आप क्लियर समझ जाओ कि आपको लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन दिखानी है इन ऑल डायमेंशंस। तो इसका मतलब कोलिजन होने के बाद सिस्टम के अंदर एक वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आएगी और सिस्टम के अंदर एक वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी जाएगी। कोलिजन से पहले एक्स डायमेंशन का मोमेंटम, कोलिजन से पहले एक्स डायमेंशन में सिर्फ रॉड का मोमेंटम था vm वाला। तो m इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट मास कैपिटल M, जो कि एक्स डायमेंशन का कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम है, इक्वल टू कोलिजन के बाद ये कंबाइंड मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो गया और इसकी एक्स डायमेंशन की वेलोसिटी, इसको vxf कर दे रहे हैं और vyf मतलब फाइनल वेलोसिटीज। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इन द x डायमेंशन विल बी स्मॉल m इनटू द वेलोसिटी ऑफ मास कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। एक तो ये आंसर आएगा। और y डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, तो y डायरेक्शन में कोलिजन से पहले पार्टिकल के पास मोमेंटम है, यानी स्मॉल m इंटू v स्मॉल m, और बाद में अगेन ये कंबाइंड मास m प्लस m इंटू v y फाइनल।
इससे y डायमेंशन की फाइनल वेलोसिटी आई। ऊपर ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पर जो है ये कैपिटल एम वो होगा। कैपिटल एम होगा ना? हाँ कैपिटल एम है वो एक्चुअली। ये y डायमेंशन की वेलोसिटी आई। पहला स्टेप तो ये है। तो किसी भी नॉन क्लैम्प्ड बॉडी से कोलिजन हो रही है तो आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हो। इसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो जो हमारी इक्वेशन कहती है कि d ऑफ L बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इक्वल टू टॉर्क, बट मैं टॉर्क को जानबूझ करके r क्रॉस f लिखना चाहता हूं, और यहां पर भी f एक्सटर्नल यूज करते हैं। और जिस पॉइंट O के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम मेजर करोगे, पोजीशन वेक्टर भी उसी पॉइंट O के रिलेटिव आएगी। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, 0 है ये। तो क्या पॉइंट O के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाओगे कि कौन से पॉइंट के अबाउट कंजर्व कराना है मेरे को? नो सर। नो Yes, सर। sir. जब F ही नहीं है तो RHS तो हमेशा 0 है। आप पॉइंट O की बजाय पॉइंट P ले लो, पॉइंट N ले लो, कोई भी पॉइंट, दुनिया का कोई भी पॉइंट चूज कर लो, RHS 0 आना है। मतलब कि इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम एनी पॉइंट इन स्पेस, इस पूरे स्पेस में आप कोई भी पॉइंट चूज कर लेंगे, उसके अबाउट कह सकते हो कि इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन अब हमको सारे पॉइंट्स के अबाउट कंजर्व है, तो हम तो किसी एक पॉइंट के अबाउट ही इक्वेशन बनाएंगे। ऑप्शन जरूर है कि आप दुनिया का कोई भी पॉइंट चूज करके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, आप चाहो तो आप टेबल पर बाहर कोई पॉइंट P चूज कर सकते हो, यहां पर कंजर्व करा सकते हो। आप यहां कहीं पर कोई Q पॉइंट चूज कर लो, उसके अबाउट कंजर्व करा लो, चॉइस आपकी है। तो जब हमको चॉइस मिली हुई है कि एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते हैं, तो हम सबसे सिंपल चॉइस लेंगे अपनी, और सबसे सिंपलेस्ट चॉइस होती है एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने की, वो होती है अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और क्यों ये होती है? क्योंकि कल की क्लास में आपसे कहा गया था कि जब कोई भी बॉडी को, किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो वो हर समय I इंटू ओमेगा लिखा जाता है। किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट I इंटू ओमेगा लिख देते हो। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के, देखो पिछले क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन थी कि आप सिर्फ O के अबाउट ही कंजर्व कर सकते हो और किसी के अबाउट नहीं करा सकते कंजर्व। यहां पर क्या है कि हम सबके अबाउट कंजर्व करा सकते हैं, जहां मेरा मन करेगा, जिस पॉइंट के अबाउट मन करेगा उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा देंगे। लेकिन हम चूज कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास को, ताकि हमारी इक्वेशन से सिंपल बन जाए। और क्या बनेंगी वो सिंपल इक्वेशन? देखिए, कोलिजन से पहले सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना एंगुलर मोमेंटम है? बताओ। कोलिजन से पहले सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब यहां पर कल का वो इलस्ट्रेशन काम आएगा आपका। कल का एक इलस्ट्रेशन था, मुझे पता नहीं अब कहां, ये वाला, ये करना। इस इलस्ट्रेशन में आपको यही तो समझाया गया था कि जब एक बॉडी स्टेशनरी है और दूसरी बॉडी मूव कर रही हो, तो इनके इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम से जब आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो वहां पर हमको रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह का यूज करना पड़ जाता है। लेकिन सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या है, बताओ? क्या इसमें कंक्लूजन निकल के आया था कि अगर आपको सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या करें? सर रिड्यूस्ड मास को ले लेते हैं सर। रिड्यूस मास ले लेते थे। तो यही काम यहां पे कर दो कि जब मुझे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास, तो पहले तो आप ये पता लगाओ कि उस पार्टिकल के स्टिक होने के बाद सेंटर ऑफ मास होगा कहां पर। जब ये पार्टिकल यहां स्टिक करेगा तो आपको ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि सेंटर ऑफ मास कहां है। तो ये इस पार्टिकल से कितनी दूर होगा बताएंगे? सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का उस पार्टिकल से कितनी दूर होगा? तो पार्टिकल को ही ओरिजिन मान लेते हैं, और वहां से जब सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला। तो एक बार आप कंफर्म करना, मैं इस डिस्टेंस को फिलहाल तो x cm से डिनोट कर दे रहा हूं, और ये x cm की जो वैल्यू बनेगी, अगर आप
सही से लिखोगे तो ये कैपिटल M इंटू L/4 डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m होगा। ये बात आप देखो पहले। यस सर। यस सर। ठीक, तो हम अब हम एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? यही डिस्टेंस यूज कर लेंगे, M इंटू L/4 डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू इस पार्टिकल का मास ले लेंगे m, और इंटू इस पार्टिकल की वेलोसिटी v स्मॉल m, जो बेसिकली वही हो गया, रिड्यूस मास वाला कंसेप्ट ही हुआ। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिड्यूस मास ही तो बना है, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इसी चीज को रिड्यूस मास कह देते हो, यानी रिड्यूस मास इनटू द पार्टिकल की वेलोसिटी इनटू L/4। अच्छा जी, समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस क्योंकि ये खतरनाक स्टेप है यार, क्योंकि इसको इसीलिए पिछली क्लास में करवा दिया था आपको, क्योंकि स्टिक करने वाले केसेस में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उस समय इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखने का सबसे आसान तरीका यही है सिस्टम का। और मैं फिर यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये जो मैंने लेफ्ट साइड पर एंगुलर मोमेंटम लिखा है, ये इस पार्टिकल का नहीं है, ये पार्टिकल और रॉड का मिला करके इनके कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम है। अब इक्वल टू कोलिजन के बाद क्या लिखोगे? तो कोलिजन के बाद, क्योंकि यहां पर कोई क्लैंप नहीं है, तो नॉन क्लैम्प्ड बॉडी में कोलिजन होने के बाद वो बॉडी हमेशा कंबाइंड मोशन में जाती है, यानी कि इस सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन भी होगा और बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर जाएगी। तो कोलाइड होने के बाद बॉडी अपनी सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर जाएगी, और सेंटर ऑफ मास एक्स और वाई दोनों डायमेंशंस में ट्रांसलेट कर रहा होगा, वी एक्स एफ और वी वाई एफ के साथ। बट क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं, तो ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया नहीं जाएगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास ही ट्रांसलेट कर रहा है और उसी के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास खुद के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गया। तो यहां पर सिर्फ रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, वो है आई इंटू ओमेगा। बट यहां पर आई क्या लिखेंगे? आई इंटू ओमेगा तो लिखेंगे, बट उसमें आई जो लिखेंगे वो इस नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। और इस नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा? सुनिएगा, पहले हम इस पार्टिकल का लिखेंगे, तो स्मॉल m, और पार्टिकल का डिस्टेंस हमने एक्स सी एम डिनोट कर रखा है, तो ये स्क्वायर, ये पार्टिकल का हो गया एंगुलर मोमेंटम, प्लस रॉड का एंगुलर मोमेंटम, रॉड का उसके अपने सेंटर के अबाउट कैपिटल M L²/2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। रॉड के सेंटर से सिस्टम का सेंटर कितनी दूर पे है? सेंटर ऑफ रॉड से सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है? L/4 minus XC. L/4 minus XC. हाँ, L/4 माइनस XCM। तो प्लस L/4 माइनस XCM इसका स्क्वायर। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है इसलिए थोड़ा सा अजीब लगेगा, एंड होल मल्टीप्लाइड बाय दिस ओमेगा, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी। एक लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया है, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया है। कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, अब समझ आ गया आपको क्लैम्प और नॉन क्लैम्प्ड बॉडीज को के कोलिजन्स को कैसे डील करोगे? प्रोसेस समझ में आ रहे हैं ये चीजें? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। Yes. ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस आज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें बॉडी क्लैम्प है, ये स्मॉल m v1 वेलोसिटी से जाकर के कोलाइड कर रहा है, बॉडी क्लैम्प है, लेकिन अब की बार सेंटर पे क्लैम्प नहीं है। तो ये जो m मास का रॉड है वो इनिशियली रेस्ट पे है, क्वेश्चन में दिया है इनिशियली स्टेशनरी है। स्लेंडर मतलब रॉड हो गया, रॉड ऑफ मास m, लेंथ l। फाइनल ओमेगा निकालना है ऑफ द कंबाइंड बॉडी, मतलब यहां पर भी ये बॉडी स्टिक हो रही है, और साथ में ये भी निकालना है कि x कंपोनेंट ऑफ द लीनियर इंपल्स अप्लाई टू द बॉडी बाय द पिवट, यानी हिंज की वजह से कितना फोर्स आया होगा।
ठीक है बच्चा? ये सुनो सुनिएगा, तो ये बॉडी यहाँ पर भी स्टिक हो रही है, दैट मीन्स कि कोलिजन के बाद ये जो कैपिटल एम मास का रॉड है वो तो क्लैंप है ही, ऊपर से 1/3 डिस्टेंस पे क्लैंप है, तो पॉइंट ओ टॉप साइड से क्लैंपिंग वाला पॉइंट है, तो ये तो ऑब्वियस है कि बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर जाएगी, और क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, या आप अपने कॉमन सेंस का यूज भी कर सकते हो। स्मॉल एम अगर कोलाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड तरफ चल रहा था वो, तो हिट करने के बाद ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ओमेगा आ जाएगा। तो क्योंकि ये क्लैंप है, और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लैंप के क्वेश्चंस में एंगुलर मोमेंटम जो क्लैंप वाला पॉइंट है उसके अबाउट निकाल लीजिए और उसको कंजर्व करा दीजिए। तो कोलिजन से पहले उस पॉइंट ओ के रिलेटिव सिर्फ इस पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम होगा, वो लिखोगे m v1 और क्लैंप से उसका डिस्टेंस l/3। कोलिजन के बाद इस क्लैंप के अबाउट रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, I × ओमेगा से लिख सकते हैं, और इस पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले रॉड का खुद के सेंटर के अबाउट ml²/12 प्लस रॉड के सेंटर से पॉइंट ऑफ क्लैंप कितनी दूर है ये निकालना पड़ेगा हमको। सेंटर ऑफ रॉड से ये पॉइंट O कितनी दूर है? L/6 L/6, तो ml/6 का स्क्वायर ml²/36, ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी रॉड का निकाला हम लोगों ने, मतलब MOI ऑफ रॉड है ये। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड कर देते हैं इसमें, तो प्लस स्मॉल m, और वो पार्टिकल पॉइंट O से l/3 पर है, तो इंटू l²/9 MOI ऑफ पार्टिकल। टोटल एंगुलर मोमेंट, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, पहला पार्ट डन हो गया, ओमेगा आ गया इससे। स्टिक करने वाले और क्लैंप वाले केसेस में सिर्फ एक ही इक्वेशन चाहिए होती है हमें, अननोन से ज्यादा नहीं होता ना इसमें। और अब उस हिंज ने कितना इंपल्स लगाया है, सेकंड पार्ट, तो वो निकालने के लिए इंपल्स निकालना है, फोर्स नहीं निकालना आपको, यानी फोर्स इनटू टाइम निकालना है। इंपल्स का मतलब फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट चाहिए आपको, यानी इनडायरेक्टली क्या निकालना है मेरे को? चेंज इन चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसके? तो अगेन किसका, मतलब इंपल्स अगर आप हिंज का निकाल सिस्टम। रहे हो, हाँ बस ये ध्यान रखना, इंपल्स बाय पिवट निकालने के लिए आप चेंज इन मोमेंटम तो निकालोगे, लेकिन चेंज इन मोमेंटम पूरे सिस्टम का निकालना होगा। कैसे निकलेगा देखो, कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले वाले को देखा जाए, तो कोलिजन के बाद स्मॉल m की क्या वेलोसिटी होगी और रॉड के सेंटर की क्या वेलोसिटी होगी, दोनों को निकाल लेते हैं। तो रॉड के सेंटर की वेलोसिटी l/6 ओमेगा होगी, क्योंकि वो पॉइंट O से l/6 डिस्टेंस पे है, और पार्टिकल l/3 पे है, तो इसकी वेलोसिटी l/3 ओमेगा होगी। तो दोनों के मोमेंटम लिख लेते हैं, रॉड का कैपिटल M इंटू l/6 ओमेगा और पार्टिकल का स्मॉल m इंटू l/3 ओमेगा। ये बाद का लीनियर मोमेंटम हो गया, और पहले वाला लीनियर मोमेंटम देखेंगे तो वो m इंटू v1 है, पहले का लीनियर मोमेंटम। यही मेरा आंसर बनेगा। ओमेगा हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो इंपल्स कैलकुलेट होगा ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? कर तो आप इसको भी नॉन कैलकुलेटिव कर सकते हो, बट फिर भी आप एक बार देख सकते हो क्या बनेगा। ये जो आंसर बनेगा ये पॉजिटिव आंसर है या नेगेटिव आंसर है? मतलब कि पॉजिटिव। मतलब हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब मेरा ये है बच्चा कि जो ये पिवट फोर्स लगाएगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगाएगा या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगाएगा? क्योंकि जो पार्टिकल फोर्स लगाएगा उसका क्लियर है कि पार्टिकल अगर लेफ्ट साइड ट्रेवल कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कि ये पार्टिकल रॉड के ऊपर तो लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा। फोर्स बाय पार्टिकल जो होगा वो तो लेफ्ट लग रहा होगा, बट ये जो हिंज फोर्स लगाएगा ये क्या आप इंट्यूशंस के बेसिस पर या कोई लॉजिक के बेसिस पर बता सकते हो कि ये लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा? राइट लॉजिक राइट साइड। लॉजिक बता दो। सर अगर वो हिंज नहीं होता तो आगे जाता, तो अगर तो अभी भी आगे जा नहीं रहा है सर, लेफ्ट में शायद। भाई। हिंज नहीं होता तो भी सेंटर लेफ्ट जाता, और हिंज होने के बाद भी सेंटर लेफ्ट जा रहा है। सर वो सेंटर के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब सर लेफ्ट लगेगा। नहीं बेटा, लेफ्ट लगेगा सर। मान लो लेफ्ट लगेगा, लेकिन मैं क्या इसकी गारंटी है कोई की, या फिर आप कोई लॉजिक के साथ कह रहे हो? सर लॉजिक। सेंटर ऑफ बताओ। मास हाँ सर जो अगर पॉइंट है तो सर वो उसकी टेंडेंसी आगे होगी ना जाने की, सब ऐसे रोटेट करेगा। फंसा वो रोका है।
अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा तो वो तो आगे जाएगा ना। अच्छा ये फिर उसे लॉजिक पीछे लगा जाना दो। अच्छा ये लॉजिक लगा दो आप। अच्छा पूर्वाली तुम्हारा भी ये लॉजिक है? यस सर। ओके ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं यार। वैसे ये लॉजिक ना कई बार फेल भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए फिर भी आंसर तो आ ही रहा है, ठीक है ना, बट फिर भी चलो ठीक है। आप ना इसमें अगर मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करके दिखाऊं ना आपको, मान लो अब ऐसे नहीं समझ, एक काम करते हैं, चलो स्मॉल एम और कैपिटल एम को बराबर मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो होगा क्या कि ऊपर वाली इक्वेशन में ये जितने भी स्मॉल एम कैपिटल एम सब बराबर हो गए, कैंसिल वैंसिल हो गए, एक एल कैंसिल हो गया। हम क्विकली ओमेगा देख लेते हैं कितना आएगा यहाँ पर, अगर हम सारे मासेस बराबर कर ले तो ओमेगा की वैल्यू, और एक 3 भी सब कैंसिल कर जाएंगे तो यहाँ L/4 प्लस L/12 प्लस L/3, तो मेरे ख्याल से 3 + 4 7 + 1 8/12 2/3, 3 कैंसिल, सर 3v1/2L 3v1/12। 2L। सर इससे इम्पल्स नेगेटिव आ जाएगा सर। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मान लो ओमेगा आ गया। अब ओमेगा की ये वैल्यू पुट करके देखो जल्दी से, कैपिटल एम स्मॉल एम बराबर है, तो ये जो आंसर बनेगा ना, अगर आप नोटिस करो कैपिटल एम स्मॉल एम को बराबर कर ले तो मास वाला फैक्टर कॉमन हो गया, अंदर की तरफ आपके पास L ओमेगा/2 बन जाएगा। L ओमेगा/2 का मतलब 3v1/4 माइनस v1, यानी कुल मिला के यहाँ माइनस v1/4 आ गया। क्या मतलब हुआ इसका? नेगेटिव आ गया इम्पल्स। मतलब क्या हुआ? मतलब नेगेटिव इम्पल्स का मतलब सिस्टम का मोमेंटम डिक्रीज हो गया है, यस सर। और Yes, मोमेंटम sir. मोमेंटम था लेफ्ट साइड, इनिशियल मोमेंटम लेफ्ट साइड था, वो डिक्रीज हुआ, तो चेंज ऑफ मोमेंटम किधर मिला आपको? Right. राइट। तो चेंज इन मोमेंटम जब राइट मिला है तो इसका मतलब पिवट की फोर्स भी राइट लगेगी। Yes, sir. Yes, sir. ये मैं कर रहा हूँ, इस पिवट से राइट साइड फोर्स आएगी। मतलब ये इतना इंट्यूटिव नहीं है और ये ऑब्वियस भी नहीं है कि हम वैसे ही बता दें कि लेफ्ट या राइट। सर वो लॉजिक गलत क्यों था लेकिन? अब यार देखो गलत तो कई सारी चीजें हैं, तो अब हम सबको थोड़ी बता पाएंगे कि पिछले क्वेश्चन में वो मैच कर गया था क्योंकि सेंटर ऑफ मास में मोशन नहीं था, इसलिए आपका लॉजिक परफेक्टली सही था। इस बार सेंटर ऑफ मास मोशन कर रहा है, तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास ने मोशन की है वो पार्टिकल के फोर्स की वजह से की है, या पार्टिकल के फोर्स और पिवट की फोर्स के डिफरेंस की वजह से की है, या इन दोनों के ऐड होने की वजह से की है? ये बताना मुश्किल है थोड़ा सा आपको, जब तक कि हम ये कैलकुलेट ना कर लें। भाई लॉजिक के हिसाब से आपका पिवट वाला फोर्स किस तरफ आ रहा था? आप बताओ ना, लॉजिक जो लगा रहे थे आप तो किधर आ रहा था वो? मेरे ख्याल से आप लेफ्ट कह रहे थे शायद। यस। यस तो नहीं आ रहा उतना, मोमेंटम तो डिक्रीज हो रहा है सिस्टम का। और ऐसा नहीं है कि स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम लेने पे ही डिक्रीज होगा, आप स्मॉल एम और कैपिटल एम को इक्वल नहीं भी लेंगे ना तो भी डिक्रीज होगा। एक सेकंड होल्ड करना बच्चे, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? यस Yes, sir. Yes, तो sir. ये हाँ, तो पिवट की फोर्स कोलिजन में निकालने में ना मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आप चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाल के देख लो। मतलब अननेसेसरली गेस करने का क्या मतलब है कि गलत हो जाए हमारा आंसर। सर मतलब पिवट का फोर्स पार्टिकल से कम होगा तब भी उसका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड जा रहा है। राइट, ये कह सकते हो कि क्योंकि सेंटर ऑफ मास ने अल्टीमेटली मोशन तो लेफ्ट साइड ही किया ना, तो इसका मतलब लेफ्ट वाली फोर्स ज्यादा लगी होगी, राइट वाली फोर्स कम लगी होगी, मतलब पिवट की फोर्स पार्टिकल के फोर्स से कम होगी। ये बात बिल्कुल सही है। बढ़ जाए आगे बच्चे, बताओ। यस सर। Yes, यस sir. Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर देखो इसमें अभी तक हम रॉड का ले रहे थे, यहाँ पर एक रिंग का एग्जांपल चूज कर लिया है ताकि एक बार ये भी आप समझ जाओ कि ये जो कंसेप्ट आप लर्न कर रहे हो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉड से ही कोलिजन हो सकती है। कोलिजन हम किसी भी ऑब्जेक्ट से, रिजिड बॉडी से कर सकते हैं, डिस्क से कर सकते हैं, रिंग से कर सकते हैं, स्फीयर से कर सकते हैं, तो वर्किंग मेथड सेम होंगे। हालांकि ये कोलिजन का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या है कि ये जो रिंग है इसको हम लोगों ने हिंज कर रखा है,
मतलब इसकी सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर इसको क्लैंप कर दिया है, वो लिखा है यहाँ पर, इसको pivoted at the table at its rim. A bug of mass m walks around the ring with a speed v starting at the, मतलब यहाँ से, अब बग छोड़ करके आप उसको एक पार्टिकल मान लें कि जहां पर ये क्लैंप है, यहाँ से एक पार्टिकल है m स्मॉल m मास का, और खुद ये रिंग कैपिटल M मास की है। तो ये स्मॉल m मास का पार्टिकल जो क्लैंप के पास था, लिखा हुआ है यहाँ पर स्टार्टिंग, ये इस रिंग की सरकमफ्रेंस के अलोंग चलने लगा। ठीक है, और कितनी वेलोसिटी चलने लगा? विद अ स्पीड v स्पीड से यहाँ चलने लगा इसके। तो ये मैकेनिक्स के उस कंसेप्ट के सिमिलर हुआ यार। मैकेनिक्स में ऐसा क्वेश्चन हम जब करते थे, मैं आपको याद दिलाऊं कि जैसे कोई प्लेटफॉर्म है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा है, याद दिलाते हैं आपको, एक स्मूथ सरफेस पर अगर हम कोई एक m मास का प्लेटफॉर्म रखें और ये कह दे कि उसके ऊपर एक पर्सन वॉक कर जाता है, मान लो किसी v वेलोसिटी से इसके ऊपर वॉक कर रहा है, तो इस पर्सन के वॉक करने की वजह से हम लोग ये कहते थे कि जो प्लेटफॉर्म होगा वो पीछे की तरफ चलेगा। और इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन बनता था जिसमें ये कहा जाता था कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगा। यस सर। याद आ रहा है कुछ Yes, sir. आपको? हाँ, यस सर, तो एक्सटर्नल ये फोर्स नहीं था। हाँ, इसी ट्रांसलेटरी मोशन वाली प्रॉब्लम का रोटेशनल मोशन में एनालॉग है ये। सर ये पीछे की तरफ रिकॉइल लगाएगा। बिल्कुल, कि अगर हमारा ये जो बग है मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में v स्पीड पर चलेगा, तो उसकी वजह से जो रिंग है वो क्लॉकवाइज रिकॉइल कर जाएगी कुछ ओमेगा वेलोसिटी से, और यही ओमेगा पूछा है कितना होगा यहाँ पर। इनफैक्ट ओमेगा तो नहीं पूछा है, हाँ ओमेगा ही पूछा है। कब पूछा है? जब वो बग हाफ वे राउंड हो और पूरा वापस उसी पॉइंट पर आ जाए। बताओ, थोड़ा सा आइडिया दो आप लोग, मतलब डिस्कस करते हैं, देखो हो सकता है कुछ अच्छा ही निकल जाए, किसी के पास अच्छा मेथड भी हो। क्या करना चाहिए? मतलब रिंग रोटेशनल मोशन में आ चुकी है, ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसके ऊपर एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में v स्पीड पर चल रहा है। कराएंगे इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यार? क्लैम्प के अबाउट क्लैंप के अबाउट ही करा सकते हो भाई, क्लियर हो चुका है यार। कोलिजन हो चाहे कुछ भी हो, क्लैंप वाले क्वेश्चंस हैं तो क्लैंप के अबाउट ही कराइए। कितना होगा एंगुलर मोमेंटम क्लैंप पॉइंट के अबाउट कोलिजन से पहले? एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्लैंप अगर आप निकालो, हाँ बताओ, बोलो, बोलते रहो आप। सब पहले तो जीरो होगा इनिशियली जब स्टार्ट करेगा मोशन। हाँ, क्योंकि रिंग भी रेस्ट पे था और पार्टिकल क्लैंप के पास में ही था, तो इनिशियल जीरो। बाद में, बाद का मतलब फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं ना, जब वो हाफ वे आया, ए पार्ट के हिसाब से बताओ। हाफ वे का मतलब वो बग बिल्कुल बॉटम पॉइंट पर है। सर m into v into 2 times radius। ओके, सर यहाँ पे जो v होगा सर वो इफेक्टिव वाला होगा सर, क्योंकि तब तक तो ओमेगा भी आ गया होगा ना। यही तो बात समझनी थी, यही बात तो आपको समझनी है कि ये जो v है, क्या ये इस पार्टिकल की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है या रिंग के रिलेटिव है? यही छोटा सा पॉइंट गलत कर देता है एग्जाम में। बोलो भाई। रिलेटिव हो जाएगी सर, प्लेटफॉर्म सर पे ये तो हम लोग को रिलेटिव हो ग्राउंड फ्रेम से जाएगी। उसको माइनस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली, क्योंकि हम रिंग के ऊपर जब चलेंगे तो हमारा मोशन जब रिंग पे है तो हमारी वॉकिंग वेलोसिटी भी रिंग के रिस्पेक्ट में ही आएगी, ये नेचुरल सी बात है भाई। आप ट्रेन में चलोगे तो आपकी चलने की स्पीड ट्रेन के रिस्पेक्ट में मेजर होगी, जमीन पे चलोगे तो आपके चलने की स्पीड जमीन पे मेजर होगी। तो जहां पर आप वॉक करोगे उसी के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी मेजरमेंट होती है, क्योंकि वेलोसिटी को आप मेजर कैसे करोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो ट्रेन में चल रहे हो तो डिस्टेंस ट्रेन के अंदर ही तो मेजर करोगे। तो इसका मतलब इस बग की जो वेलोसिटी v है वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, और रिंग इस टाइम पर ओमेगा वेलोसिटी से पीछे चल रहा है। तो हाफ वे जाने के बाद ये बग जब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी से, और नीचे जो इसके रिंग वाला पॉइंट होगा, इसके जस्ट बिलो, इस बग के जस्ट नीचे जो रिंग का पॉइंट होगा, वो कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रहा होगा भाई? बग के जस्ट नीचे वाला पॉइंट रिंग का कितनी वेलोसिटी से पीछे चल रहा होगा? जो अपने क्लैंप के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है मान लो।
सर 2r ओमेगा 2r ओमेगा। तो फिर इस बग की एक्चुअल वेलोसिटी क्या हुई? v plus 2r v v plus plus 2r 2r omega. ओमेगा। v प्लस 2r ओमेगा या v माइनस 2r ओमेगा? सर v माइनस होगा सर। माइनस। हाँ, v ऑफ बग अगर आप एक्चुअल निकालना चाहते हो तो ये क्या होगा? v ऑफ बग रिलेटिव टू द रिंग प्लस वेलोसिटी ऑफ रिंग, वेक्टोरियली ऐड करो। तो बग विद रिस्पेक्ट टू रिंग फॉरवर्ड है, बट रिंग वाला पॉइंट बैकवर्ड है, तो दो अपोजिट वेक्टर ऐड होने का मतलब उनके वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर हो जाएगा v माइनस 2r ओमेगा वेलोसिटी इंटू मास ऑफ बग m इंटू क्लैंप से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r। ये हो गया बग का एंगुलर मोमेंटम। और किस डायरेक्शन में होगा यार? ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बग आप फॉरवर्ड मान रहे हो, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बग इज फॉरवर्ड। और क्लैंप के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखने के लिए r क्रॉस m इंटू v देखोगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्लैंप पोजीशन ऑफ बग डाउनवर्ड है, यानी कि वेक्टर r हो गया डाउनवर्ड, और उस बग की एक्चुअल वेलोसिटी है राइट साइड पर। तो r क्रॉस v का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? स्क्रीन के परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ सर या स्क्रीन आउट ऑफ Outwards. डॉट डॉट के साथ Outward. आएगा? आउटवर्ड आएगा। तो फिलहाल अगर हम स्क्रीन को अपना एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जेड एक्सिस की तरफ आएगा। और साथ में जो रिंग रोटेट कर रही है उसका एंगुलर मोमेंटम, रिंग का एंगुलर मोमेंटम उस क्लैंप पॉइंट के अबाउट अगर निकालें आई इंटू ओमेगा के फॉर्मूले से, सर वो इनवर्ड आ जाएगा। वो इनवर्ड आएगा क्योंकि रिंग क्लॉकवाइज घूम रही है। तो अगर आप बग के एंगुलर मोमेंटम को पॉजिटिव लिखोगे तो रिंग का एंगुलर मोमेंटम माइनस में लिखना पड़ेगा हमें, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग फॉर द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस क्लैंप पॉइंट, जो कि सर्कमफ्रेंस पर है। पैरेलल 3/2 mr²। रिंग है, रिंग 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 2 टाइम हो जाएगा। 2 इंटू कैपिटल एम आर स्क्वायर, डिस्क नहीं है। और एक्सिस रिंग की प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इनिशियल 0 है, कंजर्व करा दो एंगुलर मोमेंटम को, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। ओमेगा निकाल लीजिए, इसमें कितना आएगा? सर ये क्वेश्चन तो गलत ही होना था। हाँ हो जाता। और ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल कह सकते हो या बहुत लो लेवल भी नहीं है, मॉडरेट लेवल से, मतलब इतना तो आप जेई में एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई एक्सट्रीम लेवल का दे दिया या बहुत ही नीचे के लेवल का क्वेश्चन हो गया, दोनों ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। बी पार्ट का आंसर, जब वो बग वापस पिवट पर आ जाएगा तो बोलो भाई। सर तब 0 हो जाएगी। सर भी 0 ही हो जाएगा सर एंगुलर मोमेंटम सर। क्यों बच्चा? सर क्योंकि क्लैंप से अगर देख रहे हैं सर तो उसका मतलब उसी पे आ गया ना सर, तो उसका आर्क वेक्टर 0 हो गया। अच्छा, जब पार्टिकल वापस पिवट पर आएगा तो पार्टिकल का उस फिर से 0 हो गया एंगुलर मोमेंटम, तो रिंग का भी 0 हो जाएगा, ये कह रहे हैं ना आप? यस सही है, सही है, डर का रहे भैया, सही है, सही है वो। इसका मतलब रिंग की एंगुलर वेलोसिटी का नेचर क्या बन रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। लो, बन गया ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इंक्रीजिंग First increasing, then decreasing. हाँ, बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसे भी इस क्वेश्चन को जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो वैसे प्रेजेंट कर लो। सर ऐसा क्वेश्चन ग्राफ में आया भी हुआ है पहले। आता है, हाँ, कह तो रहा हूँ जेई यही सब क्वेश्चंस वो लोग रिसर्च करते हैं, उनका काम क्या है, इनको डीपली एनालाइज करना, और जो जो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बन जाते हैं वो, और कभी ग्राफ के फॉर्म में, कभी सिंगल करेक्ट के फॉर्म में, कभी मैचिंग के फॉर्म में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें बताओ बच्चा फटाफट। इसमें रॉड है, मास m की, लेंथ 12 की, ऊपर एक v डॉट वेलोसिटी से पार्टिकल स्ट्राइक होता है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व यानी इलास्टिक कोलिजन हुआ है। ये कोलिजन इलास्टिक है, बट कहीं पर क्लैंप नहीं है इसमें। हम फटाफट इसकी इक्वेशंस बना देते हैं, कैसे बनेंगे आपको बताना, या आप डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्कस भी कर सकते हो, तो दैट अपना अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हो कैसे होगी।
इसमें ये दिया है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है और उसके बाद वी फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वीएफ इज अलोंग द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन, मतलब जिस लाइन पे वो चल रहा था ये फाइनली भी उसी लाइन पे चल रहा है। ये दे रखा है क्वेश्चन में, बहुत अच्छी बात है। तो सर रॉड रोटेट नहीं करेगी शायद? अरे काहे नहीं करेगी भैया, रॉड बिना क्लैंप के है, बिना क्लैंप की बॉडी पर अगर आप हिट करोगे, आप टेबल पर अपना स्केल रख लो और कैरम का स्ट्राइकर उसको हिट करके देख लो। टेबल पर स्केल रखो बिना क्लैंपिंग के और कैरम वाला स्ट्राइकर लो और उसकी एंड पॉइंट पर स्ट्राइक करके देख लो कि रॉड रोटेट करता है कि नहीं करता है। यस सर, यस सर। तो फिर इसमें रॉड घूमेगा यार, बिना क्लैंप का है ना, इनफैक्ट घूमेगा ही नहीं, ट्रांसलेट भी कर जाएगा ये। सेंटर ऑफ रॉड ट्रांसलेट कर जाएगा वीआर वेलोसिटी से और सेंटर के अबाउट रॉड रोटेट कर जाएगा ओमेगा से, यानी कि कंबाइंड वेलोसिटी होगी, इसमें कंबाइंड मोशन हो जाएगा यहाँ पर। दूसरे पार्ट में ना उन्होंने कहा है कि आप उसको बॉटम पर हिंज कर दीजिए। एक्चुअली इसी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से दोनों कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं। तो अभी पहला वाला तो हिंज नहीं है, तो इसमें 3 अननोन्स हैं, वी एफ अननोन है, वी आर अननोन है और ओमेगा अननोन है। फटाफट हम इक्वेशंस बनाएंगे। जब कोई क्लैंप ही नहीं है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, इक्वल टू कोलिजन से पहले एम वी नॉट, कोलिजन के बाद एम वी एफ और प्लस रॉड का लीनियर मोमेंटम कैपिटल एम इंटू वी आर। एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, किसके अबाउट? तो वैसे तो अबाउट एनी पॉइंट, क्योंकि क्लैंप नहीं है तो आपके पास फ्री हो गए, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व कराइए, बट किसी न किसी एक पॉइंट को तो चूज करना ही पड़ेगा। तो किसको चूज करेंगे हम यहाँ पर? किस पॉइंट को चूज करके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने को तो सेंटर आपको ऑफ मास अबाउट सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। नहीं जी, रॉड का रॉड का सेंटर में, क्योंकि रोटेट रॉड हो रहा है। हाँ सर, वो स्टिक करता है तब करते हैं। हाँ, यहाँ स्टिक नहीं हुआ है ये, ओके सर, यस सर। लफड़े हैं भाई बहुत सारे, कदम कदम पर धोखे हैं। तो पहले कितना है, सेंटर ऑफ रॉड से पार्टिकल स्टार्टिंग में कितनी दूर था, मतलब उसका डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब। हाँ, तो एम वी नॉट इंटू एल इक्वल टू बाद में उसी पार्टिकल का एम वी एफ एल और रॉड का खुद के सेंटर के अबाउट जब एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो ट्रांसलेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ रोटेशन कंसीडर किया जाएगा। आई ओमेगा यानी कैपिटल एम, उसकी लेंथ 12, उसका स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा। ये रीजन ये होता है सेंटर को चूज करने का, क्योंकि सेंटर के अबाउट जब आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हो ना तो ट्रांसलेशन को इग्नोर कर दिया जाता है उस टाइम, और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो ट्रांसलेशन भी देखना पड़ेगा। फिर बस इस सिंप्लिसिटी के लिए हम सेंटर ऑफ रॉड को चूज कर रहे हैं। पर्पस समझ में आ गया मेरा कि हमने क्यों सेंटर ऑफ रॉड को चूज किया? यस सर। ना जस्ट इक्वेशन सिंपल बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरी इक्वेशन यहाँ पर ये भी बनाएंगे कि एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब हम तीसरी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन की बनाएंगे, और वो क्या बनेगी? 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, बाद में हाफ एम वी एफ स्क्वायर, प्लस रॉड के पास दो एनर्जीज होंगी, हाफ एम वी आर स्क्वायर उसके ट्रांसलेशन की, और प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर उसके रोटेशन की एनर्जी। ये थर्ड इक्वेशन बन गई एनर्जी कंजर्वेशन की। सर इसकी जगह रेस्टिट्यूशन वाली भी तो बना सकते। हाँ हाँ, मैं एक्चुअली उसी पॉइंट की तरफ आ रहा था, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ लोग शायद बिल्कुल नए हैं, उनको आइडिया नहीं है ना। तो पहले तो मैं बेसिक इक्वेशंस बना रहा हूँ, अब मैं एक काम करके दिखाऊंगा आपको। जो इक्वेशन 3 है, हम इक्वेशन 3 के साथ कुछ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। इक्वेशन 3 को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे हम, और क्या मैनिपुलेशंस करेंगे देखो। इक्वेशन 3 में कुछ मैनिपुलेशंस करके हम देखो क्या बनाते हैं इसमें। पहले तो सारे हाफ उड़ा देंगे इसमें से, और स्मॉल एम के टर्म को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो इक्वेशन 3 कुछ ऐसा बन जाएगा, एम इंटू वी नॉट माइनस वी एफ इंटू वी नॉट प्लस वी एफ। बताना अगर गलत हो तो। और राइट हैंड साइड का टर्म बन जाएगा हमारे लिए कैपिटल एम इंटू वी आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बता देना अगर गलत सही हो तो बता देना। सही है।
हाँ एक्चुअली थर्ड इक्वेशन में एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एल स्क्वायर की जगह 2l का स्क्वायर होगा, क्योंकि लेंथ यहाँ 2l है, तो यहाँ पर एक 4 का टर्म और आएगा बच्चे यहाँ पर। यानी यहाँ पर ये सर नीचे 12 नीचे होगा 12 होगा। अब वो लिख रहे हैं, एक मिनट लिख रहे हैं वो, और ये नीचे ये 12। ठीक है, मैं एक्चुअली बस आपको एक प्रूफ देकर के आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आपको बस थोड़ा सा ये है कि क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, उस फर्स्ट इक्वेशन को भी अगर आप रीएडजस्ट करते हो ना पहली वाली इक्वेशन को, तो आपको ये मिल जाता है कि स्मॉल m इंटू वी नॉट माइनस वी एफ की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी आर। समझ पाए इस चीज को? यस सर। यस सर। तो हम ये रेड कलर की जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इसमें से m वी नॉट माइनस वी एफ को हटा देंगे यहाँ से, और उसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल M इंटू वी आर से, और फिर इसमें से सारे कैपिटल M चले जाएंगे। फिर हम एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, वी आर को कॉमन लेकर के यहाँ पर ये लिख सकते हो कि वी नॉट प्लस वी एफ माइनस वी आर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 12, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, अलग अलग ही लिख देते हैं यार, ज़्यादा सही है। सर ओमेगा स्क्वायर है जी बच्चे, सही तो है? कहाँ गड़बड़ सही हो है सर सर, सही ओमेगा है, स्क्वायर है सर। सही है सर, उसका नेट अच्छा लेट आया था। ठीक है सर, ठीक सर, सॉरी सर। बच्चे गड़बड़ मत करो यार, हम फंस जाएंगे फिर बुरी तरीके से, है ना, हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे इसमें, फिर बड़ी मुश्किल से स्क्रीन के ऊपर दिखना पड़ता है। तो एक ये इक्वेशन बनी, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वहां से भी एक चीज बनेगी फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। देखो मैं यार एक ना काम करें, पहले सारे स्टेप वापस लिखें। देखो तुमने फिर हमको भी कंफ्यूज कर दिया और खुद भी हो गए। पहले हमने क्या किया था ये बताओ। अच्छा, पहले हम लोगों ने यहाँ से ये लिखा था स्मॉल m, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वी नॉट माइनस वी एफ, यहाँ पर वी नॉट प्लस वी एफ लिखा था, फटाफट देखो, और इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हमने लिखा था m इंटू वी आर स्क्वायर का टर्म, और प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3। कन्फर्म करो ये सही है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, एक काम आप, इसमें दो ऑप्शंस हैं आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों ऑप्शंस हैं। सेकंड इक्वेशन से भी हम एक काम कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। अगर हम इसे एम वी एफ एल को लेफ्ट साइड लेके जाए, सेकंड इक्वेशन की एम वी एफ एफ को लेफ्ट साइड लेकर के जाओ, तो ये जो पूरा टर्म आएगा ना एम वी नॉट माइनस वी एफ, इसको हम सेकंड इक्वेशन से रिप्लेस करने जा रहे हैं, और सेकंड इक्वेशन से ये रिप्लेस होकर के आएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय 3। एक बार आप भी देख लेना। देख लेना भाई एक बार आप भी। सर ओमेगा का सर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा सर। हाँ मतलब कहाँ गया, बाकी ठीक है। बाकी ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक। रुक जाओ, नेट आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है यस सर। ठीक है, नेट चला गया था बीच में। तो मैं एक तो ये ऑप्शन किया मैंने, एक ऑप्शन ये था कि मैंने सेकंड इक्वेशन से लिखा है, और एक ऑप्शन आप चाहो तो एक मैं दोनों लिख के दिखा रहा हूँ आपको। एक ऑप्शन ये लिखा है
एक मैं पहली वाली इक्वेशन का अगर यूज करता, फर्स्ट वाली इक्वेशन को जिसको मैंने पहले लिखा था, तो पहली वाली इक्वेशन का यूज करके आपका बनता है एम वी नॉट माइनस एम वी एफ, जो ऊपर मैंने ब्लैक कलर से लिखा है। तो मैं इसी इक्वेशन को एक और फॉर्मेट में डाल सकता हूँ, सेम इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन का यूज करूं, ध्यान से सुन देखना इसको भी, एम इंटू वी आर इंटू वी नॉट प्लस वी एफ इक्वल टू राइट हैंड साइड पर एम इंटू वी आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 3। ये भी समझ में आया क्या क्या किया हमने? पहले मैंने थर्ड इक्वेशन को पहले तीसरी इक्वेशन को मॉडिफाई किया, और फिर तीसरी इक्वेशन को मॉडिफाई करने के बाद जो एलएचएस का ये टर्म आ रहा है, इस टर्म को एक बार इक्वेशन नंबर 2 से रिप्लेस किया और एक बार इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस किया। ये बातें आ रही समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं इसके लीड नहीं है, मैं सिर्फ एक पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। इन दो इक्वेशंस को जब हम फर्दर और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इनको, क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ पर? इन दोनों को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, देखो क्या रिजल्ट बनता है। यहाँ से भी सारे एम सर एल ओमेगा बाय 3 वी आर हो जाएगा। करके देख लो एक बार। वी आर इक्वल टू एल ओमेगा बाय 3। सर एल ओमेगा बाय 3। क्यों बन रहा है ऐसा यार? क्यों वी आर इक्वल टू एल ओमेगा बाय 3 आ रहा है? कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका? क्योंकि ये जो आंसर आया, इसके अंदर मासेस का तो कोई टर्म ही नहीं है। इसका मतलब स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच भी कोई भी रेशियो हो। मेरे ख्याल से मेरी बात नहीं समझ पा रहे, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ शायद आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना। समझ गए सर कि मास का टर्म क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रॉड के ट्रांसलेटरी वेलोसिटी और रॉड के रोटेशनल वेलोसिटी का रेशियो कांस्टेंट है, चाहे आप कितने ही मास का पार्टिकल लेकर के आ जाओ। यस सर। यस सर। हाँ, मेरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि रॉड की जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी वी आर और रॉड की जो रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा है, इनका जो रिलेशन है वो न तो पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रहा है, न रॉड के मास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब पार्टिकल किसी भी मास का हो, रॉड किसी भी मास का हो, रॉड की ट्रांसलेटरी वेलोसिटी और रॉड की रोटेशनल वेलोसिटी के बीच एक फिक्स टाइप का रिलेशन चल रहा है। वो सिर्फ रॉड की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। कोई खास वजह, या सिर्फ ये इस प्रॉब्लम के साथ होगा? देखिए, क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है भाई। 3 इक्वेशन पहले बन चुकी हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्वेश्चन सोल्यूशन की 3 इक्वेशन हम पहले बना चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। मैं इस क्वेश्चन के इन डेप्थ और पॉइंट्स को देख रहा हूं कि और क्या क्या ऐसा है इसके अंदर से जहां पर हमको कोई पूछने की गुंजाइश बचती है। क्या और कोई पॉइंट्स हैं जिन पर मुझे ध्यान देना है? सर इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रही है सर, तो एम उस पे रख नहीं रहा है सर, इसलिए शायद। ना, मैं मान लो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता, इमेजिन करो मेरा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, ठीक, मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव या इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना दूं, मैं कह दूं कि वी आर बराबर ओमेगा एल डिवाइडेड बाई एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप में डाल दिया मैंने। 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करना है। जानते हो क्यों हो रहा है ये चीज? अब सर आपको क्योंकि समझा। मासेस का रेशियो किसी भी प्रॉब्लम के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो वो जो टोटल वेलोसिटी और लेंथ में रिलेशन आएगा वो मासेस पे डिपेंड नहीं बल्कि वो कांस्टेंट पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आपकी बात सही मान लेते हैं हम, है सही है वो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस प्रॉब्लम को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, डेटा वेटा बदल देते हैं, और मैं आपसे सीधा ये पूछता हूँ कि बताओ वी आर और ओमेगा में क्या रिलेशन होगा। तो क्या यहाँ तक पहुंचने के लिए मैं ये 3 इक्वेशंस बनाऊं और फिर इक्वेशंस को मॉडिफाई करूं, जैसे मैंने किया आपके सामने इतने सारा लंबा स्टेप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आखिरी रिजल्ट आया ना, वी आर इक्वल टू ओमेगा एल बाई 3, ये हम एक लाइन में भी ला सकते थे। कैसे? मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ आपको।
यहाँ पर ये स्मॉल m मास का पार्टिकल v0 वेलोसिटी से आया था, रॉड की मास m थी, इसकी लेंथ 12 थी और ये स्टेशनरी था। बाद में यही रॉड और पार्टिकल, तो पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोगों ने vf कह दी, रॉड का मास m, उसकी लेंथ 12, उसके सेंटर की वेलोसिटी हमने vr कह दिया और ओमेगा से रोटेट कर गया। ये बाद वाला हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर एक बात कही थी, हम लोगों ने यहाँ पर ये कहा था कि एंगुलर मोमेंटम आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन हम लोगों ने कौन सा पॉइंट चूज किया? हम लोगों ने यहाँ पॉइंट कौन सा चूज किया? सेंटर ऑफ Center of mass rod. of rod. सेंटर सेंटर ऑफ रॉड। अब मैं अपनी चॉइस बदल देता हूँ। अब मैं एक ऐसा पॉइंट P चूज कर रहा हूं जो पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी की लाइन के ऊपर है। मतलब एक पॉइंट P ग्राउंड पे चूज कर रहा हूं जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वाली लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। हाँ और सर, मैं ये आपने बताया था एक बार। हाँ सर यही तो रेस्टिट्यूशन का कमाल था सर, वो जल्दी से आ जाता आंसर। बच्चा, रेस्टिट्यूशन नहीं है यहाँ पर, फिर कंफ्यूज हो रहे तुम। हम सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए अब कोई दूसरा पॉइंट दे रहे हैं। अब देखो क्या बनेगा, जब आप पॉइंट P के रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो कितना एंगुलर मोमेंटम लिखोगे इनिशियल पार्टिकल का? उसकी वेलोसिटी उसी पॉइंट P से पास हो रही है, सर 0। 0. L इनिशियल 0। L फाइनल क्या लिखोगे? L फाइनल के दो कंपोनेंट्स, L फाइनल पार्टिकल का और L फाइनल रॉड का। बट बाद में भी तो वो पार्टिकल उसी पॉइंट P की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल का तो बाद में भी पॉइंट P के अबाउट 0 एंगुलर मोमेंटम है। और रॉड का ml square by 3. बच्चा, Sorry, रॉड 2l का. सुनिए, तो रॉड कंबाइंड मोशन है। प्रीवियस लेक्चर आप भूल गए शायद, आप तो प्रीवियस लेक्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हो या रिवाइज नहीं कर रहे, जो भी वजह। यहाँ पर जल्दी से इसको बता रहे क्या था, ये पुराने लेक्चर में होगा मेरे ख्याल से, कि जब बॉडी कंबाइंड मोशन में होती है तो हम लोगों ने ये कहा था लेक्चर में, अब वो पन्ना ढूंढना पड़ेगा मेरे को, कि उसके एंगुलर मोमेंटम के दो टर्म्स आते हैं। एक उसके सेंटर ऑफ मास वाला टर्म आता है, मतलब ये जो रॉड वाला लिख रहे हो इसमें दो टर्म्स आएंगे। एक आएगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट m इंटू इसकी लेंथ 12 स्क्वायर अपॉन 12, और मैंने स्टेटमेंट भी दिया था वहां पर कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, ये टर्म फिक्स है। हाँ, इसके साथ एक दूसरा टर्म आता है जो सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन की वजह से आता है, और सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन की वजह से क्या आएगा? m इंटू वी आर, और इसका पॉइंट P से डिस्टेंस वो L है। और क्या डायरेक्शंस आएंगी? मतलब दो याद करो ना, एक एंगुलर मोमेंटम बॉडी के स्पिन करने की वजह से और एक एंगुलर मोमेंटम बॉडी के ट्रांसलेट करने की वजह से आ रहा है। Yes, sir. यस तो सर। स्पिन वाला तो क्लॉकवाइज है, और ट्रांसलेशन वाला देखो जरा, पॉइंट P के रिलेटिव सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर नीचे है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फॉरवर्ड है। R क्रॉस V किधर आएगा इसका? R क्रॉस V निकाले तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? R को V की तरफ टर्न करके देखूं, सर आउटवर्ड द स्क्रीन सर, आउट ऑफ द एंटी स्क्रीन। एंटी क्लॉकवाइज ना। यस सर, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब अगर एक एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव था तो दूसरा नेगेटिव था, और टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 आना चाहिए, पॉइंट P के अबाउट भी कंजर्व रहेगा वो। पॉइंट P के अबाउट भी हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, 0 होना चाहिए ये वैल्यू। तो इसको 0 करेंगे तो क्या आंसर बनेगा? क्या VR इक्वल टू ओमेगा L/3 लिख रहा है आपको यहाँ से? यस सर। Yes, sir. हाँ जी। तो ये जो रिलेशन है ना, अब इसको असर्शन रीजनिंग में पूछ सकते हैं कि ये जो रिलेशन है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट इन द स्पेस। कंसीक्वेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है कि VR और ओमेगा के बीच में एक फिक्स रिलेशन आएगा। समझ गए इस पॉइंट को? यस सर। Yes, sir. ठीक सर है। अगर Yes, किसी sir. की हाँ, कोई ठीक है, ठीक है। हायर वेलोसिटी से आ रहा है, चाहे उसका मास कम ही क्यों ना हो, बट वो जब इम्पैक्ट मारेगा दूसरी बॉडी पे और जिसका मास अगर हायर है, तो अगर एक का इनर्शिया कम कर दें तो वहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर लेफ्ट वाले साइड में दूसरे का मास अगर बढ़ा दे तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
तो ओवरऑल वो मासेस एक रेशियो में कैंसिल कर जाएंगे और वहां पे v और ओमेगा अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सीखें इस हद से भी कह सकते हो। तो मेरा ठीक है, मैं वैसे इसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया मैंने आपका, अदरवाइज इस क्वेश्चन के आंसर को पहुंचने के लिए तो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन सफिशिएंट है। या फिर आप रेस्टिट्यूशन, जैसे भी इन्होंने कहा था सचिन ने कि रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन भी लगाई जा सकती है, वो भी एक ऑप्शन है। इसमें क्या करेंगे क्विकली बताएं जरा सा, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन ने टाइम ज्यादा ले लिया, बट फिर भी इसमें इसमें भी रॉड क्लैंप नहीं है बट पार्टिकल स्टिक कर गया है। रॉड क्लैंप नहीं है, पार्टिकल स्टिक हो गया है। क्विकली बताएंगे क्या करेंगे यार, फटाफट थोड़ा सा बता दो आप, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ जाएं। अब पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे इसको, पार्टिकल स्टिक हो गया है लेकिन रॉड क्लैंप नहीं है। सर यहाँ पे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट कंजर्व करवाएंगे। हाँ, मतलब सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का देख लेंगे और वो कंबाइंड मोशन में जाएगा, यानी पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी बन जाएगी और उसके अबाउट बॉडी ओमेगा से रोटेट कर जाएगी। एक लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा लेंगे, एम वी नॉट बराबर, बाद में कंबाइंड मास लिख लेंगे और इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी जिससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी। एक इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा लेंगे, तो m इंटू वी नॉट, और ये जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से स्मॉल m का डिस्टेंस देख लेंगे, ये बन जाएगा कैपिटल M L/2 डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और इक्वल टू इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख लेंगे आई ओमेगा से। आई इसमें छोड़ दे रहे हैं बच्चा आपके लिए, थोड़ा सा हमें टाइम से बचाना है। क्या आप आई निकाल लोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पार्टिकल का अलग से और रॉड के लिए यस सर, यस सर। Yes, sir. उसको छोड़ दे रहे हैं टफ टफ। एक पॉइंट पूछा है कि वन पॉइंट ऑफ द रॉड इज एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, वेयर इज इट, मतलब कोलिजन के बाद रॉड में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो रेस्ट पे है? सर BC माइनस R ओमेगा इक्वल 0 कर देंगे। बताओ कहाँ पर आएगा? एक पॉइंट रॉड का ऐसा है जो कोलिजन के सेंटर बाद मास के ऊपर। जी बच्चा फिर से बोलना, क्या कह रहे थे आप? सर मतलब अपर साइड पे होगा यहाँ पे, और हाँ वो रेस्ट करेगा। हाँ, मतलब क्योंकि कंबाइंड मोशन है ना, तो जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है इससे कुछ वाई डिस्टेंस ऊपर अगर हम एक पॉइंट की बात करें तो उसकी एक वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से VCM और उस पॉइंट की एक वेलोसिटी रोटेशन की वजह से वाई ओमेगा, मतलब कंबाइंड मोशन में कंबाइंड वेलोसिटी आएगी तो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी भी आएगी, रोटेशनल वेलोसिटी भी आएगी। तो अगर ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे तो ये वो पॉइंट होगा जिसके पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि V सेंटर ऑफ मास की वैल्यू शुड बी इक्वल टू वाई ओमेगा। क्या इसके लिए VCM और ओमेगा को निकालने की जरूरत है, या सीधा सीधा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड करके भी आंसर आ जाएगा? अगर बी ही पार्ट पूछा जाए ऑब्जेक्टिवली तो क्या जरूरत है क्या कि VCM ओमेगा को प्रॉपरली कैलकुलेट किया जाए? क्योंकि आपको अल्टीमेटली निकालना तो VCM बाई ओमेगा है ना, तो वो तो आपके दोनों इक्वेशन डिवाइड करके ही आ जाएगा। मतलब आपके मेथड्स फास्ट होने चाहिए एग्जाम टाइम के हिसाब से। ठीक है बच्चा, बढ़ जाए आगे भी। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है जी, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। इसमें डबल पार्टिकल कोलिजन है, क्या करेंगे? दोनों पार्टिकल स्टिक कर गए हैं, क्या करें? ये भी ऑब्जेक्टिव है, क्विक। सर इसके इसके भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेम पूरे प्रोसीजर सिस्टम सर, के। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास लेकिन इसका बदलेगा ही नहीं, क्योंकि चेंज देखिए ही नहीं हुआ सर सेंटर ऑफ मास। रॉड का मास m है और जो दो पार्टिकल कोलाइड हो रहे हैं सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा सर। सेम मास के पार्टिकल कोलाइड हुए ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम मास के पार्टिकल्स आए, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास तो चेंज ही नहीं हुआ। जो सेंटर ऑफ रॉड है वही सेंटर ऑफ मास भी है। स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन बन गया ना ये, एल लेंथ इधर भी है और एल लेंथ यहाँ भी है। एल नहीं, L/2. L/2, ये नेट बार बार। L/2। तो इसमें चेंज नहीं हुआ है। इसमें फटाफट करोगे, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दो कितनी आएगी,
लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके बता दो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम m इंटू वी प्लस m इंटू टू वी, यानी टोटल मोमेंटम निकाल करके टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल मोमेंटम m इंटू वी प्लस m इंटू टू वी, यानी कि 3mv हो गया टोटल मोमेंटम, और डिवाइडेड बाय टोटल मास। जब सारे पार्टिकल स्टिक कर गए m और रॉड भी m मास की, तो टोटल मास है 3m, यानी क्विकली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई v। और ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी? कौन सा पार्टिकल ज्यादा मोमेंटम से हिट कर रहा है इसको? एंटी सर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उस ओमेगा को निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट बहुत क्विकली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूं मैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोअर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, लोअर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे m2v और सेंटर ऑफ मास है डिस्टेंस l। अपर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट mvl। ये दोनों एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शंस में आएंगे, डायरेक्शंस आप कंफर्म करेंगे। रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इक्वल टू बाद में इस कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 रॉड का, और जो पार्टिकल एंड पॉइंट्स पर हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होंगे ml²/4 प्लस ml²/4 एंड देन फाइनली ओमेगा। लेफ्ट LHS L/2 होगा। हाँ L/2, यहाँ भी L/2, यहाँ भी L/2। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाए। यस यस सर। सर। यस सर। इसमें क्या करेंगे यार, थोड़ा सा अगर एंगल पर दे दे तो, इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पर भी, फटाफट बताते हैं इसमें क्या करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो वापस चला गया उसी पाथ पे, कोलाइड करने के बाद वो पार्टिकल पीछे लौट गया। इलास्टिक है तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। दोनों m मास हैं और ये जो पार्टिकल यहाँ पर m मास का कोलाइड, हाँ ये वापस आ गया पीछे। कितनी वेलोसिटी से वापस आया ये पता नहीं, तो इसको vp मान लें। ठीक है, ये वापस आया, इसकी कितनी वेलोसिटी है ये नहीं पता हमें। और रॉड मासलेस है, ध्यान दीजिएगा, रॉड में मास नहीं है, इसके एंड पे पार्टिकल्स हैं। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ट्रांसलेट कर जाएगा किसी वेलोसिटी से vcm से, और सिस्टम उसके अबाउट रोटेट कर जाएगा क्योंकि कोई क्लैंप नहीं है। तो 3 अननोन्स हो गए, ओमेगा अननोन हो गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अननोन हो गई, वीपी अननोन हो गई। क्या क्या कर रहे हैं आप, बोलो इक्वेशंस क्या क्या बना ले हम। सर मोमेंटम एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख रहा हूँ, mv0, पार्टिकल रिवर्स हो गया है तो माइनस mvp कर देंगे रिवर्स होने की वजह से। और यहाँ पर टोटल 2m मास लिख लेंगे रॉड के केस में, टोटल 2m मास और उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, एक इक्वेशन। एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व कराएंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा mv0। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, जो सेंटर ऑफ मास है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा आपको। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो L/2√2 बन जाएगा। L/2√2। हाँ, बस ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखने वाला है, इक्वल टू बाद में क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है तो माइनस mvp इंटू L/2√2, और इन दो पार्टिकल्स का i ओमेगा। तो एक पार्टिकल के लिए m इंटू L/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, दो पार्टिकल्स इंटू ओमेगा। समझ पाए इक्वेशंस? क्योंकि अब ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे चल रहे हैं हम लोग, यस सर। यस है सर। ना, सेम पैटर्न यस पे। और तीसरी इक्वेशन रेस्टिट्यूशन Yes, की, रेस्टिट्यूशन या एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों में से कोई भी लगा सकती हूँ। यहाँ पर मैं रेस्टिट्यूशन के लिख के दिखा रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो इक्वेशन होती है वो कहती है कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। लेकिन इसमें ये होता है कि जब रॉड का क्वेश्चन लेते हैं ना, तो हम रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में वेलोसिटी उस पॉइंट के यूज करते हैं जिस पॉइंट के साथ कोलिजन हो रहा होता है। तो मतलब जिस पॉइंट पर आप पार्टिकल कोलाइड कर रहा है ना, मतलब पॉइंट ऑफ कोलिजन, उस पॉइंट ऑफ कोलिजन की वेलोसिटी को रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में यूज किया जाता है। तो हमारा पॉइंट ऑफ कोलिजन पहले 0 वेलोसिटी पर है, तो इसको हम लिख देंगे u2,
और जो स्ट्राइकर चल रहा है v0 वेलोसिटी से वो हमारे लिए u1 है। फिर जो पार्टिकल वापस लौटा ये हमारे लिए v1 हो गया, जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे -vp क्योंकि रिवर्स हो गया। और v2 तो जो मेरा पॉइंट ऑफ कोलिजन है उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी मुझे, पॉइंट ऑफ कोलिजन की। सर VCM प्लस R ओमेगा L/2 ओमेगा। ध्यान से करो इसको, माइनस, ध्यान से करिए, फंस जाओगे फिर बोल रहा हूँ। नहीं सर, कंपोनेंट्स आएंगे वो। हाँ मैं बोल रहा हूँ हल्के हल्के चेंजेस हैं, लेकिन ये हल्के हल्के चेंजेस दिमाग खराब कर देते हैं। इस पॉइंट ऑफ कोलिजन पर एक ट्रांसलेटरी वेलोसिटी दिखाओगे VCM की, और एक रोटेशनल वेलोसिटी दिखाओगे जो परपेंडिकुलर टू रॉड दिखाओगे। इधर की तरफ डायरेक्टली नहीं ऐड हो जाएगा। रोटेशनल वेलोसिटी रॉड के 90 डिग्री पर आएगी, L/2 ओमेगा। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। जल्दीबाजी में ना फ्लो में क्या होता है कि हम फटाफट फ्लो में रहते हैं और VCM प्लस R ओमेगा ऐड कर दिया बिना इन सब का ध्यान दिए। और ऐसे ही क्वेश्चन स्लाइड चेंजेस के साथ आएंगे, छोटे छोटे चेंज करके वो आपका कंसेप्ट टेस्ट कर लेते हैं कि भाई कितना कंसेप्चुअली साउंड हो। तो अब रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में क्या लिखाएंगे? यहाँ पर जो V2 लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे? क्या हम इनके टोटल वेलोसिटी निकाले? रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन इतनी भी आसान नहीं है जितनी हमें लग रही है सोचने में, क्योंकि रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में एक और कंसेप्ट था। क्या नीचे के दोनों पार्टिकल्स में हेड ऑन कोलिजन हुआ है? रॉड का लोअर वाला पार्टिकल तो कुछ किसी एंगल पर जाएगा यार, ऐसे कुछ जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी ऐसे कुछ आएगी। और जिस पार्टिकल ने कोलाइड किया था वो x डायमेंशन में चल रहा था। क्या ये कोलिजन इन 1 डायमेंशन है? नो सर, कोलिजन इन 2 डायमेंशन है सर। सर तो हम लोग को उन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली वेलोसिटी मतलब वो लाइन के अलोंग हम लोग को रेस्टिट्यूशन लगाना होगा। हाँ, रेस्टिट्यूशन जब आप ऑब्लिक कोलिजन पढ़ते हो तो नॉर्मल लाइन पे लगाते हो। यस सर। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आप गए नहीं, ये क्वेश्चन गया, देखने में बड़ा आसान लगता है, आप उछल जाओगे क्वेश्चन देख करके, यार मजा आ गया, ये तो किया हुआ है। और जब उसमें एंटर करोगे तो आधे में छोड़ के भाग जाओगे इसको। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कहना बड़ा आसान है कि रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन हम इस टाइप के कोलिजन में लगा देंगे। मेरा आपसे रिकमेंडेशन यही है, बचो उससे। हेड ऑन है तब तो लगा लो, अदरवाइज बचे रहो। अदरवाइज ज्यादा सेफ मेथड कौन सा है? लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। ½ mv0 स्क्वायर बराबर ½ mvp स्क्वायर प्लस दोनों पार्टिकल्स का मिला करके रोटेशनल और ट्रांसलेटरी एनर्जी, हाफ उनका टोटल मास 2m इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर ट्रांसलेटरी एनर्जी, प्लस हाफ मास m इंटू L/2 का स्क्वायर, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। बाद में हमने 2 टर्म लिखे हैं क्योंकि रॉड की ट्रांसलेटरी एनर्जी भी आएगी, रॉड की रोटेशनल एनर्जी भी आ जाएगी। ये ज्यादा आसान पड़ता है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ना कंपोनेंट का चक्कर ना डायरेक्शन का चक्कर। अदरवाइज अगर आपको रेस्टिट्यूशन लिखना ही है तो क्या करें बताओ? मान लो अगर आपको लिखना ही, जिद पे आ गए हो कि नहीं हमें रेस्टिट्यूशन लिख के दिखाओ, क्या करें? लिखना भी है, मान लो सर आप L/2 ओमेगा का V सेंटर ऑफ मास की तरफ वाला कंपोनेंट ले लेंगे सर। हाँ, डिनोमिनेटर तो V0 - 0 आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? जो जिस पार्टिकल से आपने कोलिजन की है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ क्या आएगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फॉर दैट पार्टिकल वो आएगी VCM प्लस L√2 इंटू 2 ओमेगा। VCM प्लस ये जो L/2 ओमेगा देख रहे हो, इसका एक कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा, तो L ओमेगा अपॉन 2√2 ये हो गई हमारी पॉइंट ऑफ कोलिजन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, माइनस पार्टिकल की वेलोसिटी जो कि -vp है, मतलब एक्चुअल में ये प्लस vp हो जाएगा। अब जिन्होंने रिवाइज किया होगा उनको तो समझ में आ जाएगा रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, बाकी लोगों को दिक्कत होगी। किसी एक को भी समझ आया? यस सर, जैसे मोमेंटम में होता है Yes, किसी sir. एक उसमें करते हैं वैसे। ठीक, और रेस्टिट्यूशन को 1 लिख दिया क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है।
तो आप तीसरी इक्वेशन में चॉइस है आपके पास, आप चाहो तो रेस्टिट्यूशन लिख लो, चाहो तो आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा लो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में जब तक बहुत ज्यादा साउंड ना हो तब तक उस पर हाथ ना रखिए, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन तक तो वो आसान लगता है, ऑब्लिक कोलिजन में वो दिक्कत करने लगता है। या तो आपको ये याद रहे कि हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाते हैं उसको, या तो ये कंसेप्ट याद हो, हालांकि पढ़ाया ये भी है आपको, बट नॉर्मली स्ट्राइक नहीं करता है और जल्दीबाजी में हम भूल जाते हैं। और चलिए इसको भी करना है, 2-3 क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन अब ये बहुत टाइम लगेंगे यार इसमें। इसको हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, करा चुके हैं, हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर आपके साथ शेयर कर लेंगे इनके 2, 3, 4, अरे बहुत है अभी, मतलब अभी इसके आगे ना बहुत क्वेश्चंस हैं अभी एक्चुअली, मतलब रिवीजन क्या है तो पूरी क्लास वाला माहौल बन गया ना पूरा, भाई इतने क्वेश्चन तो लोग क्लास के इलस्ट्रेशन में नहीं कराते। यस सर। आप तो रिवीजन में कर रहे हो, इसलिए मैं भेज दूंगा इन क्वेश्चंस को। आगे जानते हो कौन से क्वेश्चंस हैं आगे, वो बेसिकली ये टॉपल करने वाला है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जर्क वाला क्वेश्चन है, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं जिसमें एक रॉड को, एक डिस्क को पहले रोटेट करके जमीन पर रख देते हैं, फिर वो अपने आप प्योर रोलिंग में चला जाता है। ये होंगे 11th में। Yes, sir. वाला क्वेश्चन है इनमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। हाँ सर, ग्राउंड पॉइंट पे है वो। हाँ हाँ हाँ, तो ये उसकी पूरी एक सीरीज है, करीब 6-7 क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज है। मतलब मैंने ये पूरा एंश्योर कर लिया है कि अब आप जेई मेन के अंदर तो गारंटी ले सकता हूँ कि रोटेशनल मैकेनिक्स इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। एडवांस में गारंटी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन नए होंगे, बट फिर भी कंसेप्ट की गारंटी वहां भी है, क्वेश्चंस की गारंटी नहीं ले सकते। मेंस में तो हम फिर भी ये कह रहे हैं हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन ही आ जाएं। तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी भेजेंगे ना आपको, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ के आंसर्स हैं कुछ के आंसर्स नहीं है, वो आपको डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम लग गया इसको चैप्टर में। ठीक है, इसको फिलहाल स्टॉप कर देते हैं। अभी ये बताओ